हेडलाइन का आपके पास दो काम होते हैं। एक तो ये होता है कि उसने अटेंशन को ग्रैब करना होता है, इस पे बाकी आएंगे, मैं आपको अभी सिंपल बता रहा हूँ। और दूसरा इसका काम ये होता है। सर वो जो है मैंने एक नेट से देखे, तो आप ऐसा करें राइट साइड पे जो ना नीचे एक एक्टिविटीज होगा, वहां पे ना रिकॉर्डिंग के ऑप्शन है, वो देखें आप। एक्टिविटीज यार मेरे पास दो तरह के ही आ रहे हैं, एक तो सेटिंग्स आ रहा है या फिर दूसरा कंट्रोल आ रहा है, इसके अलावा मेरे पास नहीं आ रहा। होस्ट कंट्रोल में अलाउ मैंने किया, लेकिन फिर भी वो हम्म, अच्छा यार, मुझे पता लग गया क्या इशू है। मेन चीज ये है कि मैं फोन पे लॉगिन और लैपटॉप की वो लैपटॉप में आता है रिकॉर्डिंग का ना, जी ये सर। इशू हो सकता है। ठीक है सर, आप स्टार्ट कर लें फिर। हाँ फिर इसी पे कर लेते हैं, मैं आपको भेज दूंगा समरी, वो इशू नहीं है। अच्छा, सबसे मेन जो चीज है ना, या आपने अगर अब हेडलाइंस लिखनी होती हैं या फॉर एग्जांपल आप कॉपी स्ट्रक्चर लिख रहे हो, सबसे मेन चीज होती है कि आप रिसर्च किस तरह करते हो। और रिसर्च ही बहुत ज्यादा बच्चों का इशू होता है, खास तौर पे कॉपी राइटिंग में। और मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, ये शायद आपने कभी इतने लोगों से नहीं सुना होगा, मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि कॉपी राइटिंग में जो सिर्फ राइटिंग वाला पार्ट है वो सिर्फ 20% है। बाकी जो आपकी रिसर्च है, जिस तरह आप रिसर्च करते हो, और वो अभी हम सारा डिस्कवर करेंगे किस तरह करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको तरीके बताऊं कि क्या करना है किस तरह करना है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपने कहाँ से रिसर्च करनी है। अब हमारे पास रिसर्च ना जरूरी क्यों होती है, ठीक है। रिसर्च इस वजह से जरूरी है कि एक जो इंडिविजुअल होता है या जो एक पर्सन है, वो दिन में 20 ऐड देखता है या 30 ऐड देखता है। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैंग आउट करते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे ऐड आ जाती है, कभी फेसबुक पे ऐड आ जाती है, कभी यूट्यूब पे आ जाती है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर बता दूं, अगर आप एक अच्छा कॉपीराइटर बनना चाहते हैं, आपके सामने जो भी ऐड आ रही है आपने उसको एनालाइज करना है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, लाइक मैं दिन की ऑलमोस्ट अगर 10 ऐड देख रहा हूं तो मैं 10 ऐड को एनालाइज करता हूं, लाइक शॉर्ट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल कैसे कि यार अगर इसने मेरी अटेंशन ग्रैब की है तो क्यों की है इस ऐड ने, और अगर इस ऐड ने मेरी अटेंशन ग्रैब नहीं की तो क्यों नहीं की। ताकि क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो क्यों फेल कर रहा है आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। अब बात आते हैं कि रिसर्च जरूरी क्यों है। देखो, अगर आप दिन में 20 ऐड देख रहे हो और अगर फॉर एग्जांपल आप फैशन से रिलेटेड इंडिविजुअल हो, आपको ज्वेलरी पसंद है या कुछ भी ऐसी चीज पसंद है, तो आपको जो फेसबुक की टारगेटिंग है ना, आपको ब्रांड्स की, वो आपको ऐड नजर आएंगी। अब अगर आप दिन में 5 ऐड देख रहे हो एक तरह की जो सारी ब्रांड इससे रिलेटेड है कि ये जो हमारे कपड़े हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इसका स्टॉक बहुत अच्छा है। अब मुझे एक बात आपने सोच के बतानी है कि अगर 5 ब्रांड सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं और इनका स्टॉक बहुत अच्छा है, तो क्या कोई डिफरेंशिएशन वाला फैक्टर रह गया? या आप कह सकते हो कि मुझे कौन सा बाय करना चाहिए, सब तो एक ही बात कह रहे हैं। इसको ये मेक सेंस कर रही है बात? अच्छा ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अब आपने एक एड लिखी है, ठीक है, अब आपने एक एड लिखी है और वो एड जो है आपके कंपिटिटर्स की तरह भी साउंड कर रही है। यानी 5 डिफरेंट बंदों ने एड लिखी है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन वाला फैक्टर ही नहीं है। मैं कैसे सेपरेट करूं कि ये ब्रांड इसके है या ये ब्रांड इसके है? हमें रिसर्च इस वजह से चाहिए होती है, रिसर्च इस वजह से हम करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो हम कॉपी लिख रहे हैं अपने किसी ब्रांड के लिए, वो सबसे डिफरेंट हो। सबसे डिफरेंट होगी तो लोग उस पर इंटरेस्ट करेंगे। अगर मैं एक बार पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि अपना वेट जो है लूज करें, और 5 से 10 ब्रांड भी सिर्फ यही कह रहे हैं अपना वेट जो है वो लूज करें, तो मेरे लिए वो चीज बहुत कॉमन हो जाएगी। फिर मेरे लिए वो चीज खरीदना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे तो सारी चीजें सेम लगेंगी। लेकिन अगर उनमें से एक ब्रांड आता है और वो अपनी हेडलाइन को ऐसे लिखता है कि फॉर एग्जाम्पल अपनी हेडलाइन को आके वो इस तरह लिखता है कि लुक 10 ईयर यंगर नाउ। यानी कि आप अब देखो, आपको भी पता है कि जब वेट लॉस होगा तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि आप छोटे लगना शुरू होते हो। आपको पता है जो लोग ओबीस होते हैं या जिनको फैट होता है वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लगते हैं। अब देखो, अगर 5 ब्रांड कह रहे हैं कि अपना वेट को लूज करो, उनकी हेडलाइन ही है, लेकिन एक ब्रांड आता है या एक कॉपीराइटर आता है वो आके लिखता है कि लुक
10 years younger now, कि अब आप 10 साल छोटे लग सकते हो। तो ये एक नया पर्सपेक्टिव है। तो अब ये नया पर्सपेक्टिव उसे कैसे पता लगेगा? जब उसने उन 5 ब्रांड को पढ़ा होगा। अब सबसे पहली बात ये है कि अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए, अब ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए आप अगर फॉर एग्जांपल कॉपी लिखते हो, तो उसमें आपने एक चीज ये देखनी होती है कि आप उसको रिसर्च कहाँ पे करोगे। आपने सिंपल काम करना होता है। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो बच्चों के खिलौनों के लिए लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, आप अमेजोन पे जाओगे, अमेजोन पे जाके उस प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, उस प्रोडक्ट का नाम लिख के आप फिल्टर लगाओगे कि मुझे सिर्फ वो वाले रिव्यूज चाहिए जो 2 स्टार रिव्यूज हैं या 3 स्टार रिव्यूज हैं। जब आप 2 स्टार 3 स्टार रिव्यूज पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता लग जाएगी कि लोग को क्या मसला आ रहा है। यानी इस वक्त अगर मैं देखता हूं कि मे बी किसी मदर ने लिखा होगा, मे बी किसी मदर ने लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल कि जो मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल टॉयज लिए हैं ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है, ये ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करते, या फॉर एग्जांपल ये बच्चों के खेलने के लिए फ्रेंडली नहीं है, या ओवर एक्सपेंसिव है। इस तरह के लोगों ने रिव्यू वहां पे दिए होते हैं, और ये ज्यादातर आपने ई कॉमर्स के कहाँ पे देखने में, फिर रिपीट कर देता हूँ, अमेजोन पे आप जाओ, प्रोडक्ट का नाम लिखो, उसे फिल्टर करो, 2-3 स्टार रिव्यूज जिन लोगों ने गलत या फॉर एग्जांपल बुरे रिव्यूज दिए हैं उनको रिसर्च करो और उसके मुताबिक करो। अब जब आप अपनी ये रिसर्च कर रहे होगे, अब जब आप अपनी रिसर्च कर रहे होगे, आपको एक चीज पता लग जाएगी कि यार मैंने जो कॉपी लिखनी है उसका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, कि मैंने उसका मेन टारगेट ये है कि मैंने ऐसी कॉपी लिखनी है जिसमें कि ये जो खिलौने हैं ये यूजफुल बहुत हैं। यूजफुल के अलावा ये क्या है कि ये ड्यूरेबल हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। और क्योंकि और ये सारी चीजें आपको कैसे पता लगी हैं? आपने रिसर्च अभी तक नहीं किया सिर्फ, लेकिन आपने रिव्यूज पढ़े हैं, और रिव्यूज में किसी मदर ने ये कहा हुआ था कि यार ये जो मैंने अपने बच्चों के लिए खिलौने लिए हैं ये ड्यूरेबल नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये बहुत जल्दी टीयर हो जाते हैं। तो आपने उसी को अपनी कॉपी में पॉजिटिव करके लिखना है कि मेरे ब्रांड के जो ये टॉयज हैं ये ड्यूरेबल हैं और ये टीयर अपार्ट नहीं होंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जितनी भी मदर्स हैं उनको तो यही इशू आ रहा है, तो जब आप अपनी कॉपी में ये चीज लिखोगे कि यार ये ड्यूरेबल है और टीयरेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली जो आपकी सेल है वो इंक्रीज होगी। अब एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आपने अमेजोन से कैसे जो नेगेटिव रिव्यूज हैं उनको पकड़ना है और उसको बाद में अपनी कॉपी में पॉजिटिव करके कन्वर्ट करना है। अब एक चीज आती है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, आपने अपने कंपटीटर्स को देखना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने आप लोगों ने ये सारी चीज नोट की हुई है, जब आप किसी फेसबुक पे ऐड देखते हो तो आपने लाफिंग रिएक्ट्स देखे होंगे कि ऐड पे किसी ने लाफिंग रिएक्ट्स किया है, और नीचे कमेंट्स में, ऐड की कमेंट्स में लोग क्या लिखते हैं कि यार मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं दराज की बात करता हूं फॉर एग्जांपल, तो उनकी ऐड के नीचे अक्सर लोगों ने लिखा होता है हमने जो मंगवाया हमें वो आया नहीं, डिलीवरी लेट होगी। तो ये सारी चीजें, क्योंकि आपकी कंपटीटर्स जो हैं उससे ही आपको बहुत कुछ पता लग जाता है कि आपने अपनी कॉपी में क्या लिखना है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे एक क्वेश्चन, आपको एक सिनेरियो देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड के लिए लिख रहा हूँ और वो कपड़ों का ब्रांड है, ठीक है, कपड़ों के ब्रांड के लिए मैं ऐड लिख रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ठीक है, ये चीज जरूरी है। अभी हम हेडलाइन पे और कॉपी स्ट्रक्चर में बाद में आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। अच्छा, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ मुंतहा के कॉपी कंपटीटर्स को फाइंड कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक कपड़ों के ब्रांड के लिए, मुझे एक क्लाइंट आया है और वो आके मुझे कहता है कि यार भाई मेरे कपड़ों का ब्रांड है और आपने मुझे ऐड लिख के देनी है 2-3। अब मैं स्टक हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या चीज लिखूं, मुझे पता ही नहीं है कि किस तरह से उसको लेके चलना है। मैं क्या करूंगा, देखूंगा उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी नाम है उसका, XYZ है, मैं लिखूंगा XYZ फॉर एग्जाम्पल ब्रांड का नेम है। अगर मैं आपको कह लूं, आपने आप में से अक्सर लोगों ने एलो को सुना होगा, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर को सुना होगा, या और भी जो इंस्टाग्राम के बहुत अब तो ब्रांड आ गए क्लोथिंग में। अब उसमें क्या है, मैं क्या करूंगा, अब मेरा ब्रांड एलो नहीं है लेकिन मुझे पता है कि ईलो या एलो जो भी उसको जैसे वो कहते हैं, मैं क्या करूंगा उनके कमेंट सेक्शन में जाऊंगा, ठीक है, उनके कमेंट सेक्शन में जाऊं। अब मुझे कैसे पता लगेगा वो मेरे कंपटीटर है? तो आप सिंपल, आपने क्या करना है, अगर तो देखो नॉर्मल तो हर किसी को पता होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब एक पाकिस्तान है तो या बच्चा लहर है तो उसे इतना तो पता है कि यार कपड़ों के ब्रांड का, अब मैं कहूँ आपको नेस्ले का कौन है तो आपको पता है दसानी है, कोका कोला का कौन है आपको पता है पेप्सी है। तो बेसिक आपको कंप्यूटर पता होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता, आप अपने, और अगर फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूं कि आप बाहर से हो,
लाइक फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट बाहर का है, तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, क्लाइंट आपको हमेशा अपनी कंपटीटर्स लिस्ट प्रोवाइड करता है। वो आपको ये जरूर बताता है कि मेरे कंपटीटर्स कौन है, तो एक तो आपको वहां से पता चल ही जाता है, वो आपको ढूंढने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं फिर भी आपको चीज बताता हूँ कि अगर आपको नहीं भी पता लगता, सिंपल आप लिखो उसकी इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, अगर मुझे पता लग गया, जैसे मैंने आपको एक सिनेरियो दिया कि क्लोथिंग ब्रांड है, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा गूगल पे जाके क्लोथिंग ब्रांड एड्स या क्लोथिंग ब्रांड पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का है, और अगर बाहर का है जिस वो कंट्री का है, तो मैं लिखूंगा क्लोथिंग ब्रांड्स यूएसए। मेरे पास इतनी ज्यादा लिस्ट आ जाएंगी, वो सारे आपके कंपटीटर्स हैं। तो कंपटीटर्स ढूंढना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, टफ नहीं है। और अगर आप ई कॉमर्स का प्रोडक्ट कर रहे हो, तो मैंने आपको पहले बता दिया, आप अमेजोन पे जाओ, वहां पे प्रोडक्ट का नाम लिखो, उसके रिव्यूज देखो, वो इनफ होते हैं आपके लिए। आपको एक अच्छी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए या ई कॉमर्स प्रोडक्ट की एड लिखने के लिए वो सारे इनफ होते हैं। अब हमारे पास बात आ गई कि आपको मैंने बता दिया कि आपने कंपटीटर्स फाइंड कैसे करने हैं। अब आप क्या करोगे, जब आप अपनी कॉपी लिखना शुरू करने लगे, आप देखोगे कि यार मेरा जो कंपटीटर है वो एलो है या ईलो है फॉर एग्जाम्पल। अब आप क्या देखते हो, उसके कमेंट में लोगों ने 2-3 नेगेटिव रिव्यूज लिखे और बड़े कॉमन है, और ये आप जाके देख भी सकते हो, आपको यही मिलेंगे। क्या कहते हैं पहले वो, कि ये ओवर साइज हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने जो साइज मंगवाया मुझे वो साइज नहीं आया। अब आपको पता लग गया है कि इस इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम क्या है, कि जो कस्टमर जो साइज मंगवाता है वो साइज आपको मिलता नहीं है, यानी, और इसमें ये इशू क्यों आता है, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल एक ब्रांड का 42 साइज होता है, वो दूसरे ब्रांड का 32 भी हो सकता है। इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करूं, और एलो में आपको पता है इंटरनेशनल ब्रांड ज्यादा होते हैं। अब आपको एक चीज पता लग गया कि यार मैंने जो मेन चीज को टारगेट करना है वो ये है कि मेरे हम जो आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी देंगे, क्लोथिंग ब्रांड की डिलीवरी देंगे, वो ओवर साइज नहीं होगी। ठीक है, आपने कमेंट से ही अपनी एक कॉपी का पॉइंट ढूंढ लिया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, वो आप कमेंट फाइंड करो कि ये भी आपको वहां पे किसी ना किसी एड में मिल जाएगा। वो ये जरूर कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो हमने मंगवाए ना, क्वालिटी 2-3 बार धोने के बाद खराब हो जाती, तो यानी आपको क्या पता लगा कि इसकी क्वालिटी भी पेरिशेबल है, ये इतना रिलायबल नहीं है। तो आपको ये चीज भी समझ आ गई कि मैंने अपनी जो दूसरे पॉइंट को टारगेट करना है ना अपनी कॉपी में, वो ये है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 2-3 बार या फॉर एग्जांपल एक्सेसिव वॉशिंग के बाद भी वो खराब नहीं होंगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज आ गए कि मैंने क्या करना है। फिर उसके बाद जब आगे हम जाएंगे हेडलाइन पे, फिर मैं आपको बताऊंगा हेडलाइन वगैरह किस तरह लिखते हैं। इसी तरह आपका कोई भी फॉर एग्जाम्पल ब्रांड है, ये चीज, हाँ, जो आपका क्वेश्चन है ऋतिक, कि आप फॉर एग्जांपल कि वो ब्रांड के लिए सही नहीं है, तो ये चीज आप पहले ही कंफर्म करते हो। जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हो ना, कि वो आपको कहता है कि यार मेरे पास मैंने आपसे कॉपी लिखवानी है, तो आप उससे सारी डिटेल लेते हो कि यार आपका ब्रांड दूसरों से बेहतर कैसे है। वो आपको ये चीजें भी बताते हैं। अपनी रिसर्च तो आपने करनी होती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप उनसे ये भी पूछते हो कि यार आपका ब्रांड बाकी लोगों से बेहतर कैसे है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वो उन और जब आप अपनी रिसर्च कर लोगे ना, तो आप उनके पास वापस जाओगे कि यार हमारे जो कंपटीटर्स हैं उनमें उनमें मेन इशू ये आ रहा है कि उनके ब्रांड को लोग ये कह रहे हैं कि उनके हमारे पास जितने भी जो कपड़े हैं उन वो ओवर साइज आ जाते हैं, हमेशा गलत साइज हमें भेज देते हैं, या फॉर एग्जांपल उनके कपड़े बार बार खराब हो रहे हैं। तो आप, क्या आप में भी ये इशू है? आप ये चीज पहले कंफर्म करते हो। और ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि अगर इसमें क्या करना है तो फिर हम कैसे करते हैं। तो बिल्कुल हम उनसे ये चीज कंफर्म करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बड़े लोग आपको कहेंगे कि कॉपी राइटिंग में झूठ बोलना होता है, ये वो। कॉपी राइटिंग में बिल्कुल झूठ नहीं बोलना होता, आपने हमेशा सच बात करनी होती है। हम उसको हम ये कह सकते हैं, हम उसको थोड़ा बहुत उसके साथ फैक्ट के साथ प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो झूठ कभी नहीं होगा। अब जैसे ऋतिक ने क्वेश्चन पूछा है कि यार अगर हमारा ब्रांड ऐसा है ही नहीं है, तो आप फिर वो चीज ही ना लिखो। क्योंकि अगर जब आपने लिख दी और लोगों ने बाय कर ली, उसके बाद जो नेगेटिव रिव्यू आएंगे ना, फिर वो ब्रांड इमेज ज्यादा खराब करेगा। तो कॉपी राइटर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने सेल तो करनी है, पर ब्रांड इमेज भी आपने बना के रखनी है। एग्जैगरेट भी नहीं कर सकते, एक हद तक एग्जैगरेट अलाउ है, लेकिन उसके बाद कस्टमर को पता लग जाता है कि आप उसके साथ सिर्फ प्ले कर रहे हो। तो जहां पे कस्टमर को ये लगा कि आप उसके साथ प्ले कर रहे हो या उसके साथ ओवर एग्जैगरेट कर सक रहे हो, वहां पे जा
ताकि कस्टमर आपके साथ ट्रस्ट अपना लूज कर देगा, और जहां पे उसने ट्रस्ट लूज कर दिया, अब आपकी प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी है, आपकी कॉपीराइटिंग जितनी मर्जी अच्छी है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ये, अच्छा आपके जितने भी क्वेश्चन है ना एंड पे हम ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं जरा ये एक बार सारा कंप्लीट कर लूं, मैं आपके एंड पे, आपने क्वेश्चन ना कमेंट में डाल दियो, फिर एंड पे उसके बाद मैं सारे आपके आंसर कर दूंगा लाजमी। अब उसके बाद हमारे पास, आप अपने क्वेश्चन सारे नोट आपने कमेंट में करते जो, एंड में मैं सारों के पढ़ूंगा और आपको सारों को जवाब दे दूंगा, कोई इशू नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, अब हमने ये चेक कर लिया कि हम रिसर्च किस तरह करते हैं। आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ई कॉमर्स के प्रोडक्ट हैं, Amazon इज मोर देन इनफ। अगर आपने ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, क्योंकि उसके आपको बहुत कुछ पता लग जाता है, उसकी आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ के पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट करती क्या है और मैंने किस चीज को उसको टारगेट करना है। समीरा मैं शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ये ऐसे जो क्वेश्चन है ना, आप मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी सिर्फ हम उसको टारगेट करते हैं जो हमारा मेन पर्पस है। आप जिस तरह का भी आपका क्वेश्चन है, आप ऐसे वाले जो है ना क्वेश्चन वगैरह, ये कोई भी चीज है मैं आपको शेयर कर दूंगा, इशू नहीं। अब हमारे पास बारी आ जाती है हेडलाइंस की। हेडलाइन में जो मेन चीज आती है आपके पास, अब इसमें ना आपको मैं दो एग्जांपल बताता हूँ। और अगर किसी को याद हो, मैंने पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई थी, जो पुराने बच्चे उनको याद होगा, कि मैंने एक एड लगाई थी और मैंने आपसे कहा था कि यार मुझे ये बताओ कि इस एड में आप क्या एक सेंटेंस ऐड करो जिससे उसकी सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं। आज मैं उस पर भी बात करूंगा, वो हेडलाइन हेडलाइन का ही मेन इशू था। आज मैं उस पर भी बात करूंगा, और आपको फिर अगर वो चीज आपको समझ आ जाएगी, तो उसके बाद आपको कभी भी हेडलाइन का या किसी भी चीज का इशू नहीं होगा। अब एक ऐड है, मैं आपको ना ये चैट बॉक्स में लिख भी देता हूँ। दो ऐड को मैं जिक्र करने लगा हूँ, हेडलाइन उसे समझाऊंगा यहाँ पे, इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस के लिए याद रहे। अच्छा, ये अब दो ऐड जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं ना, एक ऐड है रोल्स रॉयस की, आपने आज से बड़े लोगों ने मशहूर कार आपने सुना होगा, और एक है फॉक्स वैगन की, या वॉक्स वैगन जिस तरह भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि फ्रेंच में आपको पता है कि एफ या वी को सेम प्रोनाउंस करते हैं। अब इसमें मेन चीज ये है कि अगर मैं अब आपके सामने ना मैं एक फॉक्स जो है रोल्स रॉयस की ना एक ऐड पढ़ने लगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ। बैकग्राउंड क्या है, जो रोल्स रॉयस है वो एक लग्जरी कार है, सबको पता है, और एक लग्जरी लग्जरी कार है, और उसमें अब आपने ये देखना है कि आपने ना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इसने, आप फिर लग्जरी को कैसे करते हो। अब एड की आप हेडलाइन सुनो। एड की हेडलाइन है, एट 60 माइल्स एन आवर द लाउडेस्ट नॉइस इन दिस रोल्स रॉयस कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 50 बच्चों को तो इस हेडलाइन की समझ ही नहीं होगी। और मैं आपको ये बता दूं, इस एड ने मिलियंस ऑफ डॉलर सोल्ड किए हुए आज से 40 साल पहले। अब मैं आपको इसकी हेडलाइन का ना ब्रेक करके बताता हूँ, और ये आपको मैं बाद में ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको उर्दू में बता देता हूँ कि वो कहता है कि अगर 60 माइल की स्पीड पे जाए ना, तो इस गाड़ी में से जो आवाज आती है ना, वो इलेक्ट्रिक शॉक से आती है। अब आप कहोगे यार ये किस तरह रेलिवेंट है, ये किस तरह मुझे पता लग रहा है कि ये लग्जरी ब्रांड है। अब मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि किस तरह ये लग्जरी है। अब देखो, एक चीज देखो, अब आप फॉर एग्जाम्पल, अब एक गाड़ी है टोयोटा वगैरह, या फॉर एग्जाम्पल है, अब आपने ये देखना है कि मेरा जो कंपटीटर है, कि उसमें अब फॉर एग्जांपल आप अगर आप टोयोटा वगैरह में भी जाते हो ना, लेकिन इतनी साउंड नहीं आती, अब की बात है। लेकिन ये एड लिखी हुई है आज से तकरीबन 40 साल पहले की। तो 40 साल पहले हम सपोज कर सकते हैं कि गाड़ी अगर आप कर रहे हो, तो आपको बाहर से अंदर गाड़ी के अंदर बैठे भी आवाज आ रही है। तो ये जो एड है, वो ये कॉपीराइटर ने क्या कहा हुआ है, कहते हैं कि अगर आप 60 माइल की स्पीड पे भी जाओ, और ये 60, ये मैं बात करूं आज से 40 साल पहले की, ये तब की एड लिखी हुई है। वो कह रहे हैं अगर मैं 60 माइल्स की स्पीड पे भी जाऊं, तो मेरे पास क्या, मुझे पता लगता है कि जो सबसे ज्यादा अगर शोर भी आएगा ना, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक से आएगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक शॉक की तो आवाज ही नहीं होती। तो अब आप समझ रहे हैं कि उसने किस तरह लग्जरी को एक्सप्लेन किया। उसने, अच्छा आप पता है क्या करते हो, मुझे जो बच्चे अक्सर कॉपी भेजते हैं हेडलाइन में, वो कहेंगे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द बेस्ट एयरपोर्ट।
या फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बेस्ट। देखो, किसी चीज को सुपीरियर साबित करना ये मतलब नहीं होता कि उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री लगा दो कि आप कह दो ये बेस्ट है। जो लग्जरी है, जो आपकी लग्जरी है, वो हमेशा फेल्ट होनी चाहिए, वो आपके कस्टमर को महसूस होनी चाहिए, बताई नहीं जानी चाहिए। आप क्या करते हो, आप सिर्फ बताते हो, आप कहते हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है ये हाईएस्ट क्वालिटी का। हाईएस्ट क्वालिटी कुछ मीन नहीं करता आपके आपके कस्टमर के लिए। वो आपसे ये कहेगा मुझे ये प्रूफ करो, वो कहता है वो ये कहेगा कि आप मुझे ये प्रूफ करो कि किस तरह ये फॉर एग्जांपल है लग्जरी है, किस तरह ये हाईएस्ट क्वालिटी का है। आपने उसको प्रूफ करना है, आपने उसको सिर्फ ये नहीं कहना कि ये बेस्ट है। एग्जैक्टली आपने उसको रीजन के साथ प्रूफ करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है, सिर्फ ये नहीं कहना ये बेस्ट है। अब एक आपको ये हेडिंग समझ आ गई, ये हेडलाइन, और ये हेडलाइन बता रहा हूँ मिलियंस ऑफ डॉलर इसके बाद ये कार सेल हुई थी। और ये तब की बात है जब लोग अभी फॉर एग्जाम्पल इतने अमीर भी नहीं थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसके बाद की एड लिखी हुई है, जब लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था, फिर भी इस एड ने मिलियन ऑफ डॉलर सेल किए थे। अब एक और जो मैंने आपको लिखा ना, फॉक्स वैगन की एड है। अब फॉक्स वैगन की जो एक एड है ना, उस एड का नाम है थिंक स्मॉल। थिंक स्मॉल एक प्रॉपर कंपेन चली थी। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड बताता हूँ। अब देखो हेडलाइन क्या है, सिर्फ थिंक स्मॉल, और ये भी गाड़ी से रिलेटेड है। अब मैं आपको ना पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह ये लोग जो जिन्होंने लेजेंडरी कॉपीराइटर है, जैसे कि डेविड ओगिलवी है, गैरी हेल्बर्ट है, बहुत ज्यादा और भी नाम है, ये किस तरह से अपनी कॉपी को रिलेट करते हैं। अब ये उस वक्त का टाइम है जब अभी फॉर एग्जांपल याद होगा आपको वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, जर्मनी और यूएसए की बहुत ज्यादा हुई थी। उस वक्त जो यूएसए कार्स प्रोड्यूस कर रहा था ना, वो सारी की सारी जितनी भी कार्स थी वो बहुत ज्यादा लग्जरियस थी, या फॉर एग्जांपल उसमें बहुत ज्यादा फीचर थे और बड़ी अच्छी दिखने वाली थी। अब ये जो थिंक स्मॉल फॉक्स वैगन थी ना, ये एक बहुत छोटी सी कार थी, समझ लो टोयोटा से भी ऑलमोस्ट छोटी थी। अगर किसी ने बीटल देखी हो, अगर किसी ने बीटल देखी हुई ना, उस तरह की कार थी। और आपको पता है बीटल कितनी अच्छी दिखने वाली कार नहीं थी, और वो भी उस जमाने में कि जब पूरा जो जमाना है, जो पूरा वर्ल्ड है वो लग्जरी कार बना रहा है, अच्छे साइज की बना रहे हैं, स्पोर्ट्स कार बना रहे हैं, उसको बड़ा फैंसी लुक दे रहे हैं। और एक ब्रांड आता है फॉक्स वैगन, जो कि अब तो बिलियन डॉलर ब्रांड है। फॉक्स वैगन आता है और अपनी छोटी सी कार लेके आता है। अब देखो कॉपीराइटर का काम क्या होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर साबित करना होता है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज पता है क्या होती है। अब आप खुद सोचो कि कॉपीराइटर पे कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है कि आपका कंपटीटर फैंसी कार बना रहा है, बहुत अच्छी कार बना रहा है, अच्छी दिखने वाली बना रहा है, लोगों को वो पसंद भी आ रही है। उसी में आपका एक कस्टमर क्लाइंट आता है जिसका प्रोडक्ट इतना भी अच्छा नहीं है, और इसके बाद मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगा, उसका प्रोडक्ट इतना अच्छा दिखने वाला नहीं है, अच्छा इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कॉपीराइटर उसको इतना ज्यादा सेल करता है। और वो कैसे, और मैं आपको बता रहा हूँ, वो अच्छी दिखने वाली नहीं थी लेकिन वो बाकी फैंसी कार से अच्छी थी। कैसे थी, अब मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि थिंक स्मॉल, यानी उसने एक नैरेटिव पेश किया कि यार हमें क्या करना है कि ठीक है जितनी भी फैंसी कार्स हैं ये सारी ठीक है, लेकिन हमारी जो कार है वो, हमारा जो पर्सपेक्टिव वो ये है थिंक स्मॉल, कि आप एक छोटी कार लें और एक अमेरिकन को या एक यूरोपियन को यही कार चाहिए और यही बहुत अच्छी कार है। फिर उसने कहा कि ये जो कार है ये छोटी जरूर है लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो फैंसी कार से अच्छे हैं। फिर क्या किया उसने, इसको प्रूफ किया। कहता है कि अगर ये जो कार है ये स्लो चलती है, लेकिन स्लो चलने से इसका क्या फायदा है कि जो इसके टायर हैं जब वो रोड पे चलती है तो वो जल्दी खराब नहीं होते, तो अल्टीमेटली आपको उसकी कॉस्ट नहीं आती। फिर उसने कहा जो इसमें इंजन लगा हुआ है, बेशक ये बुरी लगती है, लेकिन मतलब दिखने में बुरी लगती है, लेकिन इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो बाकी फैंसी कार से बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि ये गर्मियों में भी आपके साथ मतलब फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंटली काम करता है, और इसी तरह वो दूसरी फॉर एग्जांपल अगर क्या कहते हैं सर्दियां वगैरह भी होंगी या और भी फंक्शन होगा उसमें भी अच्छी काम करेंगी। अभी जो थिंक स्मॉल थी ना, ये पूरी कंपेन थी, सिर्फ एक एड नहीं थी, और हर एड में उसने इसी चीज को टारगेट किया था। अब आपको दोनों एग्जाम्पल से एक चीज समझ आ गई कि यार जो लग्जरी वाली चीज है ना वो हमेशा फील होनी चाहिए, वो सिर्फ बताई नहीं जानी चाहिए। और मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है कंपटीटर से, मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, कॉपी राइटिंग मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सेल करना। अक्सर कॉपी राइटर्स के साथ क्या इशू आता है, उनका जो क्लाइंट है उसकी प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट से अच्छी नहीं है, तो आप जितनी मर्जी कॉपी अच्छी लिख लो,
बात का होता है वो क्लाइंट सेल्स है वो इंक्रीज नहीं हो पाती क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं है या उतनी अच्छी नहीं है जितनी मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है। अब मैं आपको हेडलाइन का ब्लूप्रिंट देने लगा हूं कि हेडलाइन का क्या मकसद होना चाहिए। हेडलाइन का हमेशा ये मकसद होना चाहिए कि वो आपकी अटेंशन को ग्रैब करे। आपने ऐसी हेडलाइन लिखनी है कि वो अटेंशन को ग्रैब करे, लेकिन किसकी ग्रैब करे? जो आपकी रेलेवेंट ऑडियंस है। आपको हर किसी की अटेंशन ग्रैब नहीं करनी, आपने अपनी सिर्फ रेलेवेंट ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करनी। फिर उसके बाद हमेशा उसमें एक बिग आइडिया होना चाहिए। अब बिग आइडिया मैं आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए। अब बिग आइडिया होता क्या? आपने अगर आपने किसी में से आपने कॉपी राइटिंग में रिसर्च की होगी तो वो बिग आइडिया इन चीजों के उसे ऐसा कुछ वर्ड पता चला होगा। बिग आइडिया ये होता है कि आपने देखो मार्केट में चीज एक ही है पर आपने उसको डिफरेंट नैरेटिव से सेल करना है। अब मैं आपको करके बताता हूँ लाइव। याद है, अब जिन बच्चों को तो याद है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट लगाई थी, और मैं दोबारा रिपीट भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे अब न्यू हैं। उस एड में ये था, वो कौन, अब वो काम प्रोडक्ट क्या है कि जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपका कंटेंट लिखती है। ठीक है, आपको ब्रांड पता लग गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर है, उसमें वो आपका कंटेंट आपको ऑटो जनरेट करके दे देता है। अब उसमें उसने जो कॉपी लिखी हुई थी हेडलाइन, वो मुझे याद है कि आप अपना हाउ टू राइट 10x कंटेंट फास्टर विद एआई। ठीक है, वो क्या कहता है कि आप एआई से 10 गुना अपनी जो कंटेंट राइटिंग है वो ज्यादा लिख सकते हो, और बाद में उसने कहा था कि 20% ऑफ है। अब मैं आपको लाइव बताने लगा हूं कि बिग आइडिया फाइंड कैसे करते हैं। अब देखो, अब मैंने ये एड क्यों लगाई थी, अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि मार्केट में जितने भी कंपेटिटर्स हैं वो सारा यही कहते हैं, वो अपनी हेडलाइन में यही कहते हैं कि कंटेंट ज्यादा लिखो विद एआई, कंटेंट फास्टर लिखो विद एआई। तो आपने अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था रिसर्च क्यों करते हैं, कि आपने अपना डिफरेंशिएशन फाइंड करना होता है। अब हम क्या करें, अब मैं आपको डिफरेंशिएशन लाइव फाइंड करके बताता हूँ। देखो, हमें पता है, एक चीज पता लगी, वो क्या कह रहा है कि आपने अपना कंटेंट जो है वो 10x ज्यादा स्पीड से लिख सकते हो विद एआई। अब मुझे एक चीज एक और बताओ कि अगर, अब मैं आपको डीप डाउन रिसर्च करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर यार मैं कंटेंट 10x फास्टर लिख सकता हूँ तो मुझे तो अपने कंटेंट राइटर हायर करने की जरूरत ही नहीं। बात समझ आ रही? अगर ये यही यही सॉफ्टवेयर अगर मुझे यही चीज बता रहा है कि अगर मैं 10x कंटेंट ज्यादा तेज लिख सकता हूँ, तो मुझे जो मैं अपने कंटेंट राइटर को फाइवर से, अपवर से, मैं जहां से भी हायर कर रहा हूँ, मुझे तो उनकी जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास एक नैरेटिव आ गया, आपके पास एक सोच आ गई, अच्छा यार मैं इसको भी अपनी हेडलाइन में यूज कर सकता हूँ। फिर आप क्या करोगे, आप करोगे अच्छा यार मैं एक एवरेज कॉस्ट निकालता हूँ एक बिजनेस की। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस जो है वो 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, और हम सपोज कर रहे हैं कि 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, चलो आप हम ज्यादा ना जाए, तो उसने सिर्फ 2 कंटेंट राइटर हायर किए हुए हैं। ठीक है, 2 कंटेंट राइटर उसने हायर किए हुए हैं जो उसका सारा काम करते हैं। अब अगर मैं देखूं 2 कंटेंट राइटर उसने हायर किए हैं, और अगर मैं आपको बताऊं जो परमानेंटली हायर होते हैं ना कंटेंट राइटर वगैरह, ये वो जो अच्छी कंपनीज में होते हैं, वो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, वो कम से कम $2,000 से $3,000 पे हायर होते हैं। जो अच्छी कंपनी में कंटेंट राइटर होते हैं पूरे इन हाउस, मैं फ्रीलांसर्स की बात नहीं कर रहा, इन हाउस की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये समझ आ गई कि मेरा सॉफ्टवेयर उनको कंटेंट तो ज्यादा लिख के दे रहा है, लेकिन उनको कॉस्ट भी बचा रहा है। पर सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, ये आपको बहुत कम, आप इसके बाद भी रिसर्च कर लेना, आपको बहुत कम होगा जो आपको ये हेडलाइन में बात करता हुआ नजर आएगा कि मैं आपकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बचा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप अपनी हेडलाइन किस तरह से लिख सकते हो, ये बिग आइडिया होगा। आप क्या करोगे, राइट, फॉर एग्जाम्पल, या राइट आपने किस तरह करना है कि हायर कंटेंट राइटर फॉर ओनली $50। उस सॉफ्टवेयर की मेरे ख्याल से कॉस्ट $50 थी। अब जैसे ही आप लिखोगे ना, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कंपनी का ओनर हूं, तो मैं अपने कंटेंट राइटर को, चलो आप मान लो यार आप $1,000 दे रहे हो सिर्फ महीने का, तो जब मैं ये ऐड पढ़ूंगा ना कि राइट कंटेंट राइटर फॉर ओनली $50, तो मेरी एकदम अटेंशन ग्रैब होगी कि यार इतना सस्ता कैसे मार्केट में हो सकता है। फिर मैं उसके नीचे कॉपी में क्या लिखूंगा कि क्यों $50 कैसे है। फिर मैं लिखूंगा कि यार जो आप कंटेंट राइटर को आप नॉर्मली पे कर रहे हो वो कितनी डॉलर होती है, आप उसको ज्यादा $1,000 देते हो। लेकिन हमारे पास क्या है, जो मेरा प्रोडक्ट क्या है वो एआई कंटेंट लिखता है, और वो एआई कंटेंट लिखता है और 10x फास्टर भी लिखता है। तो आपको अपनी जो कंटेंट राइटर है उसको हायर करने की जरूरत ही नहीं। तो ये चीज, अब देखो चीज एक ही है, लेकिन अब दोनों कॉपी बहुत डिफरेंट लगेंगी। क्यों? क्योंकि एक में ये है कि कंटेंट फास्ट लिखो, और एक में ये है कि आप क्या करो, अपनी कॉस्ट बचाओ। और आपको मैं आपको ये चीज बताता हूँ
जब भी कोई चीज होती है ना किसी तरह की, तो आप जब भी अगर आप कहीं पे नैरेटिव आ रहा है ना कॉस्ट बचाने का, तो आप उसको लाजमी यूज करो, क्योंकि मुझे एज अ ओनर ये चीज ज्यादा अपील करेगी कि मेरी कॉस्ट बचे, ना कि मेरा कंटेंट 10 टाइम फास्टर लिखा जाए। तो ये मेक सेंस किया है, इसकी चीज की समझ आइए कि किस तरह हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं और बिग आइडिया को यूज करते हैं। चीज अभी भी एक ही सेल हो रही है कि मैंने ए के साथ कंटेंट लिखना है, लेकिन उसको जो सेल करने का नैरेटिव है वो बहुत बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब इसमें एक और लास्ट पॉइंट है हेडलाइन लिखने में, कि आपका जो प्रोसेस है ना उसको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब रिसेंटली मुझे एक बच्चे ने कॉपी भेजी थी लिख के सर इसको क्रिटिक करते हैं। उसने क्या लिखा हुआ था कि मैं आपको एक उसका सिनेरियो दे रहा हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है इसके बाद आपका जो फेस का ग्लो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा या इंप्रूव कर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब उसने हेडलाइन में पता क्या लिखा हुआ था कि मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ कि आपका फेस का ग्लो बहुत अच्छा हो जाएगा विद माय फेशियल प्रोडक्ट्स। अब देखो ये जो फेशियल प्रोडक्ट है इसको हेडलाइन में होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर अगर फॉर एग्जांपल मे बी अगर मैंने ये हेडलाइन पढ़ी होती फेशियल प्रोडक्ट के बगैर, मे बी मैं स्क्रॉल करके ज्यादा पढ़ लेता। लेकिन चूंकि मैंने ये चीज पढ़ी नहीं, फॉर एग्जांपल उसने लिखा हुआ है कि यार फेशियल प्रोडक्ट है, पर मुझे हाँ, ओपन लूप आप इसको समझ सकते हो। ओपन लूप का मतलब यही होता है कि आपने कुछ चीजें ऐसे छोड़नी होती हैं कि अगले को क्यूरियोसिटी हो, वो अगले आगे भी बढ़े। क्योंकि अगर आपने कभी नोट किया हो ना कि फेसबुक की जब कोई ऐड होती है वो आपको सिर्फ 2 लाइंस नजर आती हैं, 2 या 3, उसके बाद आपको क्लिक पढ़ना पड़ता है कि यार आगे मुझे शो करो। तो अगर पहली 2 लाइन में ही आपने बता दिया कि फेशियल प्रोडक्ट की ऐड है, तो लोग बहुत कम क्यूरियोसिटी होगी और वो आगे नहीं पढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट ही जाया हुई है। तो आपका जो प्रोसेस है उसको हेडलाइन में होना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ इतना भी लिख सकता था कि अपनी स्किन को ग्लो करें। अब मैं इसको एक और अच्छा करके बताता हूँ। इसी में आपको मैं हेडलाइन की दोबारा आपको ना जो बिग आइडिया है उसको इन्वॉल्व करके बताता हूँ। मैंने क्या किया, अब देखो उसने क्या लिखा हुआ है, मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ। उसने क्या लिखा हुआ है कि आप अपने जो फेस है या फॉर एग्जांपल उसका ग्लो आप ज्यादा कर सकते हो। मैं आपको कहता हूँ कि वो इस तरह अगर लिखता ना कि आपको जो फॉर एग्जांपल गेट अ कोरियन लाइक स्किन, अब आप कोरियन जैसी स्किन आप इसको मिलेगी। अब क्यों, अब ये कोरियन लाइक स्किन क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरियन फैशन मशहूर है। कोरियन का जो फेशियल एक्सप्रेशन है या उनका ग्लो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। जो लोग फॉर एग्जाम्पल लड़कियां उनको ये चीज पता होगा। अब क्यों, अब जब मैंने ये चीज लिखी है ना कि गेट अ कोरियन लाइक ग्लो, तो जो मेरा कस्टमर होगा वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा कि अच्छा यार मेरी स्किन भी कोरियन की तरह हो सकती है। ये क्यूरियोसिटी आ गई, फिर वो आपके आगे पड़ेगा, और अगर उसने आपने आगे अच्छा लिखा होगा तो वो आपको जरूर आपसे ही सेल करेगा। अब ये तो हम स्ट्रक्चर में बात करेंगे। अब देखो अभी भी मैं अपनी फेशियल प्रोडक्ट ही बेच रहा हूँ। मैं बार बार आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक चीज को डिफरेंट एंगल से सेल कर सकते हो। उसने सेल क्या किया कि आप अपना जो ग्लो है आप उसको इंक्रीज करो। मैंने क्या कहा कि आपको कोरियन लाइक स्किन मिलेगी। कोरियन लाइक स्किन क्यों, मैंने आपको कहा कि पूरी दुनिया में कोरियन फैशन, कोरियन जो फेस है या ग्लो है वो मशहूर है। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव होता है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपकी हेडलाइन में उसने अटेंशन ग्रैब होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ राइट कस्टमर की। मुझे ऐसा कस्टमर नहीं चाहिए कि मुझे जो फॉर एग्जांपल मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद उसमें बिग आइडिया होना चाहिए, और बिग आइडिया मैंने आपको 2 एग्जांपल से प्रूव करके बताया कि किस तरह करते हैं। जो मार्केट में चीज सेल हो रही है जिस एंगल से, आप उस एंगल को कोशिश करो मैं किस तरह उसे चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको करके बताया। उसके बाद उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल कुछ चीजों में प्रोसेस इन्वॉल्व होना जरूरी है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। अब ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में जब आप हेडलाइन में लिखोगे कि मैं आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा हूँ विद आवर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, अब उसमें आपको प्रोसेस यूज करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ कह रहा हूँ रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो बड़े तरीके हैं। तो पर मुझे नहीं, मुझे वो लोग चाहिए जो सिर्फ ईमेल मार्केटिंग से करें। तो आई होप कि आपको ये स्टैंड समझ आया कि कहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व होना जरूरी है, कहाँ पे नहीं है। अब हम आते हैं कॉपी के स्ट्रक्चर पे। उसके बाद मैं कॉपी के स्ट्रक्चर बता के मेरे ख्याल से शायद कॉल कट हो जाएगी, तो मैं उसके बाद मैं दोबारा हम आएंगे, और उसके बाद हम उसके बाद क्वेश्चन आंसर सारे कर लेंगे। एक मिनट में, इज इट टाइप। हाँ जो यार देखो, कॉपी राइटिंग में या जो भी मैं हेडलाइन आपको अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, आप कोई भी
सर्विसेज करोगे ना या कोई भी प्रोडक्ट सेल करोगे, उसका मेथड यही होगा। वो टेंशन ग्रैब करेगा, वो बिग आइडिया पे होना चाहिए और उसका प्रोसेस जरूरी नहीं है वो इन्वॉल्व हो, कहीं पे जरूरी भी होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद हमारा कॉपी राइटिंग का स्ट्रक्चर, ये मैंने अपनी ई बुक में भी बताया हुआ है, लेकिन ई बुक चूंकि मैंने सिर्फ इतनी लिखी हुई थी कि मैं आपको एक जो बिगिनर है उसको एक आइडिया हो जाए कि कॉपी राइटिंग होता क्या। आज हम इस पे डिटेल में बात करते हैं कि चीजें होती क्या हैं। सबसे पहले उसमें आता है हेडलाइन, और हेडलाइन पे हम एक डिटेल बात कर चुके हैं। उससे पहले रिसर्च आती है, तो रिसर्च भी मैंने कवर कर दी हुई है, हेडलाइन भी मैंने आपको कवर कर दी है। उसके बाद आपका हुक आता है, या इसे आप सब हेडलाइन भी कहते हो। अच्छा, आपका जो हेडलाइन का काम होता है वो ये होता है कि आपने अटेंशन ग्रैब करनी है, लेकिन जो आपका हुक होता है, या फॉर एग्जांपल आप सब हेडलाइन कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। सिर्फ ये समझें कि जो हेडलाइन के बिल्कुल बाद सेंटेंस है वो है, क्योंकि कुछ उसे हुक कहते हैं, कुछ उसे सब हेडलाइन कहते हैं, तो वो डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद आपने जो हुक है, आपकी हेडलाइन ने अटेंशन ग्रैब कर ली है, लेकिन आपका जो हुक होना चाहिए उसको फ्लो में जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कह दिया ना कि मैं अपनी एग्जांपल अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि गेट अ कोरियन लाइक स्किन, मैंने अगर कहा कि कोरियन जैसी आप स्किन लो, तो अगला सेंटेंस ये होना चाहिए अच्छा आगे क्या है, और वो जो सेंटेंस है वो इतना लाइक अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना अपीलिंग होना चाहिए कि आपको उतना ज्यादा, फॉर एग्जांपल कि जो कस्टमर है आपका वो एंड तक पढ़े। अब मैं आपको वो सेंटेंस यूज भी करके बताता हूँ। अब मरियम, ये स्क्रीन शेयर नहीं है, क्योंकि मेरा जो होता है, आप देखने से ज्यादा आप सुनने से ज्यादा अच्छा समझते हो, क्योंकि जो आपकी सेंसी जो होती है वो ज्यादा अच्छा करती है। तो मैं, लेकिन ये आपको चीजें मैं सेंड कर दूंगा, मैंने आपको पहले भी किया, तो मैं ये चीजें सेंड कर दूंगा। अब देखो जो आपका अब देखो, मैंने अगर फॉर एग्जांपल कहा है कि गेट अ कोरियन लाइक स्किन, तो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस मैंने क्या कहा है, ये हुक या हेडलाइन, सब हेडलाइन क्या होनी चाहिए कि वो आगे भी कॉपी पड़े। तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैं ये लिख देता हूँ कि विदाउट विदाउट वेस्टिंग योर मनी ऑन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। अब पहली लाइन में मैंने क्या कहा, गेट अ कोरियन लाइक स्किन, कि आप कोरियन जैसी स्किन करो, और अगली ही लाइन में मैंने ये कह दिया विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। अब इससे क्या होगा, अब दो चीजें होगी, अब आपको कोरियन स्किन भी मिल रही है और आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। तो आपको समझ आ गई कि मैंने अटेंशन को किस तरह सस्टेन रखा है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कंटेंट, फॉर एग्जांपल, आपकी जो कोरियन लाइक आपको स्किन मिलेगी, उसके बाद क्या होगा, लेकिन आपको ज्यादा पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है। उसके बाद फिर आप अपनी स्टोरी शुरू करोगे, और वो स्टोरी का पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं बॉडी। अब बॉडी में क्या होता है, बॉडी एक ब्रिज होना चाहिए। ब्रिज कैसे मतलब होना चाहिए कि आपके कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका सोल्यूशन क्या है, और वो सोल्यूशन सॉल्व होना जरूरी कैसे क्यों है। बॉडी में क्या तीन चीजें आती हैं कि आपका एक क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, और वो सोल्यूशन हल होना क्यों जरूरी है, क्यों इतना जरूरी है कि मैं इस चीज आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे दूं। सिंपल इज दैट, इसका क्वेश्चन आपने आंसर करना होता है, और इसको हम नॉर्मली ये फ्रेमवर्क से लिखा जाता है। मैं जो पर्सनली ज्यादा यूज करता हूं, अगर मैं आपको अपनी चीज बताऊं, मैं ज्यादा फ्रेमवर्क यूज करता हूं पैस का, प्रॉब्लम, एजिटेट और सोल्यूशन वाला, जो मैंने अपनी ई बुक में भी लिखा हुआ, मैं ज्यादा वो यूज करता हूँ, क्योंकि मेरी जो राइटिंग है वो उससे ज्यादा मुझे फील होता है कि वो ज्यादा अच्छी है। आप कोई अपना भी, मैंने आपको कोई 10 बताए थे शायद, आप कोई अपना भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप ज्यादा लिखना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मेरे मतलब का कौन सा है। लेकिन मुझे जो ज्यादा कन्वीनियंट फील होता है वो पैस का फॉर्मूला होता है, प्रॉब्लम एजिटेट सोल्यूशन, ये हम बॉडी में लिखते हैं। मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रॉब्लम पे आता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, मेरे कस्टमर को क्या प्रॉब्लम फील हो रही है, वो क्यों चाहता है कि वो चीज ये खरीदे। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में सबसे पहले अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं स्किन वाले को लेके चलता हूँ, ठीक है, मैं स्किन वाले को भी लेके चल रहा हूँ क्योंकि वो आपने एग्जांपल सुनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को एक्नी होती है, आपको पता होगा एक्नी का होता है। अब कुछ लोगों को एक्नी होती है, कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल वैसे उन्हें पसंद होता है कि यार उनका जो फेस है वो ग्लो हो, या फॉर एग्जांपल कुछ लोग एक्नी की वजह से ही बड़ी जगहों पे नहीं जा पाते। मैंने देखा हुआ है लाइक लोग फॉर एग्जांपल जो फंक्शंस हैं वहां पे नहीं जाते कि यार हमें एक्नी है, हम बुरे लगेंगे।
तो मैं अपनी प्रॉब्लम में क्या चीज टारगेट करूंगा कि अगर आपको एक्नी है और आप फॉर एग्जांपल यू डोंट वांट टू गो टू फॉर एग्जांपल पार्टी है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे फिटनेस प्रोडक्ट पे लिख रहा हूँ कि अपना वेट लूज करें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सोसाइटी आपको बुली करती है, आपका फंक्शन में जाने का दिल नहीं करता क्योंकि आप ओबीस हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपका सारे मजाक उड़ाएंगे, या फॉर एग्जांपल आपके कपड़े फिट नहीं आएंगे, आपको अच्छा नहीं लगता। और जो लोग ओबीस हैं उनके लिए ये सेंस करेगी, मे बी आपके लिए आपको आपको ये लगे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं मोटा हूँ फॉर एग्जाम्पल या फैट हूँ, लेकिन जो लोग ओबीस हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें आपको कैसे पता लगेंगी? अपनी रिसर्च में। आप रिसर्च में जब जाओगे, अब यहाँ कैसे पड़ेगी? आपने फॉर एग्जाम्पल गूगल पे कम्युनिटीज है, रेडिट रेडिट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो डिफरेंट तरह का वहाँ पे कम्युनिटी है। वहां पे आप जाओगे, अगर फिटनेस में लिख रहे हो तो आर फिटनेस लिखोगे, तो वहां पे सारे आ जाएंगे। तो वो लोग वहां पे बता रहे होंगे यार मैं ओबीस हूँ तो मुझे क्या क्या इश्यू आते हैं, और आपने उसी को टारगेट करके अपनी कॉपी लिखनी है। अब उसके बाद आ जाता है एजिटेट करने का। अब एजिटेट करने का सिंपल मतलब ही होता है कि अगर मैं कह रहा हूं कि आपका वेट लॉस है, तो आप फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, तो वो क्यों जरूरी है? मतलब कि अगर हेल्थ खराब हो रही है तो फिर क्या हुआ, क्यों? ये वाला काम आपने एजिटेट में करना होता है कि यार अगर आपकी हेल्थ खराब है तो मे बी आप फ्यूचर में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या फॉर एग्जाम्पल अपने लव्ड वन के साथ नहीं हो सकते। क्योंकि ये फैक्ट है कि जिन बच्चों जो लोग ओबीस होते हैं उनकी जो हेल्थ, उनको जो इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं, और उनका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है। ये प्रॉपर फैक्ट है। तो आपने फैक्ट एंड फिगर से याद रखना है, अपने फैक्ट्स एंड फिगर से यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम को एजिटेट करोगे। यार अगर आपका वेट ज्यादा है तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, आप हेल्थ प्रॉब्लम होंगी, तो आप अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, लव्ड वन के साथ आप जिंदगी ज्यादा नहीं गुजार सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ज्यादा बीमारी होंगी तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, आपको अपने ऊपर हेल्थ पे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो फिर क्या, किस चीज का क्या फायदा? इस तरह आप प्रॉब्लम को एजिटेट करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। ये चीजें याद रखें, फैक्ट एंड फिगर के साथ, क्योंकि अक्सर बच्चों ने मुझे पिछले दिनों में कॉपी भेजी थी, उसमें एक ही इशू था। अब अगर वो बात करें ना कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई बात की है, तो आप उसको प्रॉपर फैक्ट के साथ लिखो। सिर्फ ये ना कहो कि WHO ने क्या है, प्रॉपर लिखो कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ WHO इन दिस डेट ये हुआ था। तो इससे क्या होगा, एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि यार ये बात जो ब्रांड है अपनी तरफ से नहीं कह रहा, या कॉपी राइटर अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये WHO ने कहा हुआ है। उसकी बात बारी आती है सोल्यूशन। आपने प्रॉब्लम बता दी है कि आपका वेट ज्यादा है, तो फॉर एग्जाम्पल आप पार्टीज में नहीं जा सकते, आपको फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी आपको बुली करती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, मोरल है, वो बहुत डाउन हो जाता है। फिर आपने उसको एजुकेट किया कि उसको करना क्यों जरूरी, उसको उससे क्या होता है, आपकी हेल्थ डिटोरिएट होती है, आप फैमिली के साथ, लड़कों के साथ ज्यादा जिंदगी नहीं गुजार सकते, आपको कॉस्ट के इश्यूज आ सकते हैं, और वो सारी चीजें मसले होते हैं। उसके बाद आ जाता है सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप करते हो कि आप सोल्यूशन की बारी है कि आपने इसमें आंसर करना होता है कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर क्यों है, या मेरे प्रोडक्ट से ही सिर्फ आपका सोल्यूशन क्यों, आपको सोल्यूशन क्यों मिलेगा। इसमें तीन चीजें होती हैं आपने जो डिस्कस करना होता है। एक ही होता है आपने बेनिफिट बताने हैं फीचर को यूज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे प्रोग्राम में, अगर मैं फिटनेस के लिख रहा हूँ, कि मेरे प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको जिम में ज्यादा आवर्स गुजारने की जरूरत नहीं है। और फिर वो आपने प्रूव भी करनी है। अगेन वही बात आ गई, झूठ नहीं बोलना, आपका जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक ही बताना है। और ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने इसी चीज पे एक एड लिखी है, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा इनका है। अब उसके बाद क्या हो गया कि अब क्या लिखोगे, एक बेनिफिट मैंने क्या बताया कि मेरे प्रोग्राम से आप वेट लॉस करोगे, लेकिन आपको काउंटलेस आवर्स ऑन जिम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्या करोगे, दूसरे प्रोग्राम में अगर आप देखो क्या होता है वेट लॉस में, कि आपको एक खास डाइट करनी पड़ती है। तो मैं अपने प्रोग्राम में क्या कहूंगा कि मेरे मेरे प्रोग्राम में आपको अपने जो लव्ड फूड है उससे भी गिव अप करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ, आपने इसको प्रूव भी करना है। ये ना आप इतने ज्यादा झूठ लिख दो और जब वो प्रोग्राम में आए तो आपसे सख्त डाइट दे दो। तो मैं पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली जिसके लिए लिखा है उनमें ये चीज है कि उसमें आप अगर अपनी पसंद का खाते हो तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, अब तीसरा पॉइंट आपने एक सीक्रेट रहने देना। पहले आपने दो मेन मेन बड़े बेनिफिट बता दिए कि यार इसमें एक बेनिफिट क्या है कि आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपना वेट लॉस कर सकते हो।
दूसरा मैंने क्या बता दिया कि आपको मेरे प्रोग्राम में आके अपने जो आप खाना पसंद है आप उसमें वो ना छोड़ो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ऐसे डिवाइस है कि जो आप खा रहे हो मैं उसी को यूज करते हुए ऐसी आपकी डाइट बनाऊंगा कि आप अपना वेट लूज कर सकते हो। तीसरा, आपने अब एक क्यूरियोसिटी छोड़ देनी है। तीसरे में आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ, और ये मैंने भी रिसेंटली किया, कि अब उनकी ना एक खास तरह की डाइट है, मैं अब वो रिवील नहीं कर सकता। अब उसने पता क्या लिखा, अब उसने जब मेरी बात की तो मैंने उसे लिखा दिस 5, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि दिस 5 मिनट एक्टिविटी विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ लूजिंग फैट बाय 200%। और ये प्रूव है, मतलब मेरी, अगर मैंने उन ब्रांड के लिखा तो वैसा करेंगे। अब जो कस्टमर है ना, अब जब मैं लिखना दिस 5 मिनट एक्टिविटी, तो वो सोचेगा यार अच्छा, था मुझे फॉर एग्जाम्पल जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे अपने फेवरेट खाने से मतलब रुकने की भी जरूरत नहीं है। और तीसरा पॉइंट है कि सिर्फ 5 मिनट की कोई एक्टिविटी है जिससे मेरा वेट लॉस करने का जो प्रोसेस है उसकी जो सक्सेस रेट है वो 200% इंक्रीज कर जाएगी। अब मैंने उनको ये नहीं बताया अपनी कॉपी में वो क्या है, इसीलिए नहीं बताया कि वो थोड़ा इंट्रीग्यू हो, और अल्टीमेटली वो नीचे जो मैंने सीटीए वाला एक्शन बटन दिया होगा कि यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करें या प्रोग्राम में इनरोल करें, उसको स्टार्ट करें। तो ये होता है कि आपने दो बड़े बेनिफिट बता के, और अगर आपकी प्रोडक्ट कोई ऐसा है कि जिसमें आप ऐसे ओपन लूप छोड़ सकते हो या क्यूरियोसिटी छोड़ सकते हो, जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर 5 मिनट की एक्टिविटी आप करोगे तो आपका जो वेट लॉस करने का प्रोसेस है वो 200% सॉरी इंक्रीज कर सकता है। तो अल्टीमेटली उसमें क्यूरियोसिटी होगी कि यार अच्छा ये क्या चीज है जो मुझे नहीं पता, तो वो अल्टीमेटली नीचे क्लिक करेगा। उसके बाद हमारे पास बारी आती है सेल्स ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करने की। ठीक है, अब आपने ये चीज नहीं सोचनी कि फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे ये चीज नहीं सोचनी कि आपका जो प्रोडक्ट है आपके कस्टमर ने पहला प्रोडक्ट ही आपका लिया या वो आपकी ही एड देख रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया वो दिन में 5 ऐड देख रहा है। तो उसमें ना कुछ आपको सेल्स ऑब्जेक्शन, अब सेल्स ऑब्जेक्शन होते क्या हैं? सेल्स ऑब्जेक्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि ऐसे ऑब्जेक्शन कस्टमर की तरफ से कि जो उसको आपको पैसे पे करने के लिए रोक रहे हैं। वो कोई भी पॉइंट हो सकते हैं जिनको मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपका जो कस्टमर फिटनेस में, उसने पहले भी किसी को पैसे दिए हुए हैं, मतलब किसी प्रोग्राम में वो फिटनेस के इनरोल हुआ, लेकिन उस प्रोग्राम के बाद भी उसका जो वेट है वो लॉस नहीं हुआ। तो अब आपने इसको भी टारगेट करना है। क्योंकि अगर उसने सारा कुछ पढ़ लिया तो उसके माइंड में तो यही बैठा हुआ है कि यार मैंने तो पहले भी किसी प्रोग्राम में इनरोल हुआ था तो मेरा तो वेट लॉस नहीं हुआ, तो ये भी बस एम ही कह रहे हैं या फजूल में कह रहे हैं। मनी बैक गारंटी वो एक लैदा चीज है, वो बात की बात है, वो भी एक तरीका है सेल्स ऑब्जेक्शन का, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और बताने लगूँ। क्योंकि ऑब्जेक्शन सिर्फ मनी का नहीं होता। ऑब्जेक्शन, सेल्स ऑब्जेक्शन आपको मनी का भी हो सकता है, आपको टाइमिंग का भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपको प्लेस का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब देखो, लकीली हमने जो एग्जांपल किया उसमें सेल्स ऑब्जेक्शन पहले ही टारगेट होगी। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करके सिर्फ आप वेट लूज कर रहे हैं, तो उनके माइंड में आना था ना कि यार मुझे जिम नहीं जाना, मेरा नहीं दिल करता मैं जिम जाऊं, तो मैं क्या करूं? तो वो तो मैंने पहले ही उसको टारगेट कर लिया हुआ है कि मेरे प्रोग्राम में आपको जिम भी जाने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि वो ये कह सकता है कि यार मुझे अपना खाना पीना छोड़ना नहीं पसंद। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज खाता हूँ या मुझे चीज पसंद है, कोई भी चीज है, मुझे वो नहीं छोड़ना, या मैं वेजन हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वीगन खाना खाता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल कोई कह सकता है कि मैं सिर्फ मुझे वीगन नहीं खाना। तो वो आप क्या कहोगे कि जो मेरा प्रोडक्ट है, जितनी भी जो मेरा प्रोग्राम है उसमें आपको ये चीजें खाने, अपना खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं। दूसरा इसको अब सेल्स ऑब्जेक्शन हो सकता है कि यार मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, आप लोगों से बेहतर क्यों? तो फिर आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप उन्हें प्रॉपर प्रूफ के साथ आपने प्रूफ करना होता है कि यार हमारा जो प्रोग्राम है वो इस वजह से बेहतर है कि हमने ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए नहीं अप्लाई किया, हमने ये प्रोग्राम कोई 10 लोग, 20 लोग, ये जितने आपके प्रोग्राम के कस्टमर है, अगेन यहाँ पे लाई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि आपने कितने क्लाइंट्स को की ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है, फिर उनको यूज करना है कि हम ये प्रोग्राम सिर्फ आप पे अप्लाई नहीं कर रहे पहली बार, हमने ये पहले पिछले 60 लोगों पे भी अप्लाई किए हैं, जितने भी वो नंबर आपको बताता है, और उनके उनके ये रिजल्ट्स हैं, और उन्होंने इस तरह उनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आप अभी भी कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्लाइंट था, इसका 6 महीने में या फॉर एग्जाम्पल 4 मंथ में, 2 मंथ में इतना हमने वेट लॉस किया और ये उसकी सक्सेस जर्नी है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप टेस्टिमोनियल भी कह सकते हो कि आपने टेस्टिमोनियल अपने जो कस्टमर से लिए हुए हैं उनको आप अपनी कॉपी में यूज करो। और आपने ये लाजमी करना, जब भी आप कोई भी कॉपी लिख रहे हैं,
आपने वो लाजमी यूज करना है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, कल मुझे क्वेश्चन भी आया था कि जो मैंने आपको तरीका बताया वो अक्सर ऐड में नहीं होता, अक्सर ऐड बहुत छोटी होती है। फेसबुक की जो ऐड है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो हम तो बड़ी लंबी लिख रहे हैं, मैं उसका आंसर आपको बाद में देता हूँ। उसके बाद अब सेल्स ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग होगी, आपने टेस्टिमोनियल दिखा दिए, उनको सारा प्रूफ कर दिया और लॉजिक एंड रीजन के साथ बताना है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये हमारी जो सर्विस है, ये दूसरों से बेहतर क्यों। फिर आपने एट द एंड फ्यूचर पेसिंग लाजमी करनी है। अब फ्यूचर पेसिंग क्या होती है? फ्यूचर पेसिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा होता है कि हमारा, अब देखो कि जो मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ ये सिर्फ आपकी जरूरत सिर्फ आज के लिए नहीं पूरी कर रहा, ये आज से 5 साल बाद, 1 साल बाद भी आपकी जो जरूरत है या फॉर एग्जाम्पल जो आपकी नीड है वो पूरी करेगा। अब मैं आपको इसको रिलेट करके बताने लगूं फिटनेस में, तो मैं एट द एंड ये लाजमी कहूंगा कि अगर आप मेरे प्रोग्राम में इनरोल होते हैं तो आपका वेट लॉस तो हो जाएगा 6 मंथ में, लेकिन वो सिर्फ अभी के लिए नहीं है, पूरी लाइफ में आपका फिर वेट लॉस जो है वो वेट लॉस ही रहेगा और अल्टीमेटली आप करोगे एक नई जिंदगी जियोगे जो फॉर एग्जाम्पल वेट ओबीस फ्री होगी, आपको बीमारियां नहीं होंगी, आप अगली जो आपकी न्यू लाइफ होगी उसमें आपको ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों का क्या हो। अल्टीमेटली मैंने आपको जैसे बताया कि मैं पहली बात कर चुका हूँ कि अगर आप ओबीस हो गए तो आपकी जो लाइफ साइकिल है वो कम हो जाती है। तो फ्यूचर पेसिंग का मतलब ये होता है कि आपने फ्यूचर के लिए भी ना एक चीज छोड़नी होती है कि उनको ये प्रूफ करना होता है या उनको एक स्टोरी दिखानी होती है या उनको एक परसेप्शन देनी होती है कि मैं जो आपके साथ फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट है या मेरी सर्विस है ये सिर्फ अभी के आपके लिए यूज के लिए नहीं है, ये फ्यूचर में भी आपके काम आएगी और मैंने आपको बता दिया कैसे। अगेन अब अगर इसको मैं करूं वो ग्लोबल फैक्टर में कि मेरा जो प्रोडक्ट है आपको फेस पे ग्लो आएगा, तो सिंपल कि मेरा जो प्रोडक्ट है उससे यूज करने से आपको ग्लो अभी नहीं आएगा, ये अल्टीमेटली आपकी पूरी लाइफ के साथ ये कैरी करेगा। आपको जहां भी जाओगे यू विल फील कॉन्फिडेंट कि आप सबसे ज्यादा एक फॉर एग्जाम्पल आपका ग्लो है, आपकी जो ब्यूटी है वो इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली आप इसको किसी भी इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड पे टेस्टिमोनियल की बात होगी, एंड पे रह जाता है आपका सीटीए। अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। देखो मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना ये है कि मैं आपको वो चीज तो बताऊं एक तो जो बहुत ज्यादा अच्छी है, दूसरी जो मैं करता हूँ मैं आपको अपना बता रहा हूँ, कोई आपको इतना नहीं बताएगा कि वो खुद कैसे कॉपी लिखता है। मैं टेस्टिमोनियल एक यूज करता हूँ बॉडी के बिल्कुल स्टार्ट में और एक एंड पे, ठीक है, ये बच्चों को समझ आ जानी चाहिए। यानी हेडलाइन लिखी, हुक लिखा, थोड़ी सी बॉडी स्टार्ट की, साथ ही टेस्टिमोनियल दे दिया। क्यों? क्योंकि शुरू से ही उसे कस्टमर को पता लग जाना चाहिए कि भाई ये जो भी बात कर रहा है ये फजूल नहीं करने लगा, पहले ये प्रूवन है, उसके बाद अब वो उसका जो इंटरेस्ट है ना वो बिल्डअप हो जाता है। उसके बाद टेस्टिमोनियल मैं यूज करता हूँ एक एंड पे, दो बार मैं टेस्टिमोनियल यूज करता हूँ और एंड पे मैं 3-4 इकट्ठी ही लगा देता हूँ। लेकिन शुरू में सिर्फ एक छोटा सा कि मैंने अपने कि हाउ दिस प्रोडक्ट हेल्प इस कस्टमर को, जो भी है वेट लॉस किया, ग्लो दिया या कुछ भी है, आपको समझ आ गई वो किस तरह यूज करना है। और एंड पे सीटीए, और सीटीए भी मैं 2 बार यूज करता हूँ, एक सीटीए मैं करता हूँ बॉडी के एंड पे और एक पूरी कॉपी के एंड पे। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कॉल टू एक्शन सीटीए मैं कह रहा हूँ। उसमें ये कॉल टू एक्शन मेरा ये नहीं होता ज्वाइन नाउ, मैंने आज तक कब किया ज्वाइन नाउ या क्लिक हियर, मेरा होता है पूरा बॉडी के जो मैंने लिखा उसके सेंट्रिक। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ अगर वेट लॉस है ना, जो मैंने रिसेंट लिखा है ना वो ये था कि लुक लुक 10 years यंगर नाउ हेयर। हाँ गेट स्लिम नाउ ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने जो लिखा था ना लुक 10 years यंगर नाउ हेयर, कि 10 साल आप छोटा दिख सकते हो हेयर। सिंपल, क्योंकि मेरी आप देखो अब किसी ने कुछ भी नहीं ना पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरी जरा सी भी कॉपी नहीं पढ़ी, एक वर्ड भी नहीं पढ़ा, अगर सीटीए भी पढ़ लेगा ना तो उसे पता लग जाएगा कि पूरा क्या लिखा हुआ। तो आपका सीटीए इस तरह से लिखा होना चाहिए कि आपको आपकी पूरी कॉपी को किसी तरह समराइज करे। तो अगर मैं क्लिक नाउ लिखूंगा वो कुछ चीज नहीं समझ आता, क्योंकि अक्सर लोग कॉपी नहीं पढ़ते, वो सिर्फ सीटीए पढ़ते हैं। अगर आपने फेसबुक ऐड देखी हुई है, आप खुद भी यूजर हो फेसबुक के, आपको पता है ऐड आती है, तो आप सिर्फ वो हेडलाइन पढ़ते हो, हेडलाइन या सीटीए। तो अगर आपको सीटीए अच्छा लगे तो आप फिर भी क्लिक कर लेते हो, एटलीस्ट मैं तो करता हूँ। अब ये हमारे पास सीटीए है कि हमने क्या करना होता है कि कॉल टू एक्शन बटन में देना होता है कि वो हमारी पूरी कॉपी को समराइज करे। वो ऐसा होना चाहिए कि अगर एक बंदा सिर्फ मेरा सीटीए ही पढ़ रहा है तो उसे पता लग जाना चाहिए पूरी कॉपी किस बारे में। तो ये हमारी एक मास्टर क्लास थी जिसे मैंने आपको रिसर्च बताया, हेडलाइंस बताई किस तरह होनी चाहिए, स्ट्रक्चर बताया उसमें किस तरह चीजें होनी चाहिए,
अब मैं आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब पहले अभी सारे क्वेश्चन करना, अभी सिर्फ मैं पहले वाले क्वेश्चन है उनका आंसर कर रहा हूँ, ताकि फिर वो ये ना किसी का मिस ना हो। अच्छा, ये शुएब का क्वेश्चन है कि व्हाट क्वेश्चन, अच्छा सारे अपने ना मैसेज देखें, मतलब मीट पे, ताकि आपको पता लग जाए मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अब शुएब का ये क्वेश्चन है कि व्हाट क्वेश्चंस वी शुड आस्क फ्रॉम क्लाइंट बिफोर स्टार्ट टू राइटिंग कॉपी। कॉपी लिखने से पहले आपने ये पूछना है आपका प्रोडक्ट किन की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, यानी किन लोगों की, वो मेल है फीमेल है, और अगर मेल फीमेल है तो दोनों है तो उनकी एज ब्रैकेट क्या है, मतलब उनकी एज क्या है, 18 से 55 है या क्या। फॉर एग्जांपल 55 की आंटी को तो ना आप कहोगे कि गेट कोरियन लाइक स्किन, वो उस एज से पार कर चुके होंगे। तो ये आपको मजाक नहीं किया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कस्टमर की एज ब्रैकेट क्यों जरूरी है। क्योंकि जब आप फेसबुक ऐड लिखते हो ना, जो जिसको तो फेसबुक ऐड चलानी आती है, लाइक मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है आपने डेमोग्राफिक भी देना होता है कि आप किन किन एज के लोगों के लिए कर रहे हो। एक आपने क्या पूछना है कि आपका ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट किसका प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, उसके बाद उसकी एज ब्रैकेट क्या है, उसके बाद ये है कि आपकी कंपटीटर्स कौन है, मुझे अपने कंपटीटर्स की लिस्ट नहीं, फिर आपने ये कहना है कि आप अपने कंपटीटर से बेहतर क्यों हो, मुझे एक लाइन में बताओ या जिस तरह भी पैराग्राफ में बताओ एक चीज। फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि आपका प्रोसेस में बाकी मसला क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक तो ये होगा कि आप बेहतर कैसे हो, एक ये कि अगर दोनों प्रोग्राम है वेट लॉस के, ठीक है, तो आपका वेट लॉस का प्रोग्राम कैसे बेहतर है, एक तो ओवरऑल बेहतर होगा और एक आपका कैसे बेहतर होगा। और उसमें अब देखो, अच्छा एक चीज ये है, अब नॉर्मल मैं आपको ये चीज बताऊं, जब भी आप कॉपी लिखो ना, तो आप अपने क्लाइंट से एक क्वेश्चन लाजमी पूछा करो, वो ये, बाकी सारे तो पूछने ही है, ये कि आप मनी बैक गारंटी दे रहे हो कि नहीं। गारंटी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट फ्री हो जाएगी, यानी अगर मैं अपने बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपको आपका 30 दिन में आपको कोरियन लाइक स्किन फील नहीं होती या आपको वो ग्लो फील नहीं होता, तो आपको प्रोडक्ट फ्री हो जाएगी, आप हमें बताएं, हम आपको पैसे वापस कर देंगे, या फॉर एग्जांपल पैसे वापस कर देंगे, आपकी प्रोडक्ट फ्री है, समथिंग लाइक दैट। अगेन ये झूठ नहीं होना चाहिए, आपने अपने क्लाइंट से ये प्रॉपर डिस्कशन करनी है कि आप गारंटी क्या दे रहे हो, और वो आपको खुद बताएगा कि हम गारंटी क्या दे रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। अब सिमरा का क्वेश्चन है, हाउ टू हंट फॉर द क्लाइंट आफ्टर मेकिंग अ पोर्टफोलियो फॉर गेटिंग सम एक्सपीरियंस। अच्छा, इसका आंसर मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि आप क्या करो, फेसबुक ग्रुप में जाके करो, कि किसी ने, अब दो तरीके से फेसबुक पोस्ट कर सकते हो, कि अगर किसी ने अपने ब्रांड के लिए फॉर एग्जांपल, अच्छा आपने पोर्टफोलियो बना लिया, ठीक है, अब सम एक्सपीरियंस के लिए ना आपने क्या करना है, या तो आप ये करो, ग्रुप में जाओ, उसे कहो कि कोई फ्रीलांसर कॉपीराइटर है तो जो फॉर एग्जांपल अगर हायर कर रहा है, तो मैं उसका काम फ्री में या कम कॉस्ट में करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट फाइवर और upwork पे जा सकते हो। फिर आप, अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बच्चे पता क्या करते हैं, कहते हैं कि जी हमने पोर्टफोलियो भी बना लिया, हमें ऑर्डर नहीं आ रहा। देखो, फाइवर और अपवर्क एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, आपको उनको समझना पड़ता है, गिग कैसे बनाते हैं, गिग में कौन से कीवर्ड आएंगे, गिग विजुअल कितने अट्रैक्टिव होने चाहिए। एज अ कॉपीराइटर यही तो आपकी जॉब है। अब आपको भी नहीं पता कि हेडलाइन कैसे लिखनी है, मैंने गिग की तो फायदा, तो ये आपने पूरा प्लेटफॉर्म भी समझना है। आप जितने मर्जी अच्छे हो जो कॉपी राइटिंग में, लेकिन अगर आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं समझ आ रहा कि फाइवर पे गिग कैसे बनाते हैं, फाइवर पे सेल कैसे करना है, या फाइवर पे एक्टिव 24 घंटे आपको रहना जरूरी है, कैसे रह सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन अवेलेबल है, रिसर्च करके गिग पे लिखना क्या है, आपको वो डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, तो ये चीजें भी सीखनी है। अगर आप प्लेटफॉर्म नहीं सीख रहे तो आप स्किल में जितना मर्जी अच्छा, कोई फायदा नहीं। तो ये कि गेन, अब एक्सपीरियंस के लिए अगर आपने पोर्टफोलियो बना लिया तो आपको इतना एक्सपीरियंस है, अगर आपका अच्छा है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट जाके फाइवर ऑफर पे प्लेटफॉर्म को समझें, गिग बनाएं, और उसके बाद अपवर पे प्रपोजल सेंड करें और भी शुरू कर दें। अच्छा, अब शुएब का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कॉपीराइटिंग पोर्टफोलियो। अच्छा, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के लिए स्ट्रॉन्ग तब भी होगा अगर आपने रियल टाइम काम किया, अगर किसी रियल, मतलब अपनी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन रियल टाइम ब्रांड के लिए लिखा है और ब्रांड ने वो आपकी कॉपी यूज भी की है, तो आप क्या करोगे, जो उसने आपकी कॉपी यूज किया उसका स्क्रीनशॉट लोगे, अपने पोर्टफोलियो में लगा दोगे, और सबसे टॉप पे जिस ब्रांड ने यूज किया, तो अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं मिला, आप क्या करो, तीन चार चीजें लिखो, एड लिखो, लॉन्ग एड, शॉर्ट एड, फिर उसके बाद लैंडिंग पेज लिखो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लैंडिंग पेज आपने लिख लिया है, वेब कॉपी लिख सकते हो,
ये चीजें ज्यादा मशहूर है। वेब कॉपी लिख लिया, 3-4 चीजें। और कोशिश करो कि जब आप कंपटीटर को देखोगे तो कोशिश करो उनसे बेहतर लिखो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाएगा जब आपने बाकी लोगों से बेहतर लिखी हुई है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं पोर्टफोलियो बनाते वक्त, ऊपर लिखते नहीं है ये मैंने किसके लिए लिखी है। मैं बेशक आपने अपना जो फॉर एग्जाम्पल कॉपी लिखी है वो प्रैक्टिस के लिए लिखी है, लेकिन ब्रांड का नाम जरूर लिखो टॉप पे, ताकि जब आपका कोई और पोर्टफोलियो देखिए वो कहे अच्छा इस ब्रांड के लिए लिखी हुई है। अब उसे तो नहीं पता कि आपने असल में लिखी है कि नहीं, लेकिन अल्टीमेटली उसको एक पता लग जाएगा कि अच्छा ठीक है बच्चे को थोड़ी बहुत ब्रांड की नॉलेज है। सिर्फ ये ना लिख दो कि प्रोडक्ट है, ये पूरा लिखो ब्रांड नेम, कॉपी कौन सी है, एड कॉपी है, लैंडिंग पेज कॉपी है क्या, तो इस तरह अल्टीमेटली आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। और अगर रियल टाइम आप काम कर सकते हो, रियल टाइम लास्ट में करो। और यार इतना टफ नहीं होता, मुझे नहीं समझ आता आप लोगों को ये क्यों इतना मुश्किल लगता है। इंस्टाग्राम में 1000 ब्रांड है, ठीक है, अपने ब्रांड में जाकर अपने फॉर एग्जाम्पल आप मेरे ख्याल से आप इंडिया से हो ना, तो आप अपने देखो आपके इलाके में इतने ब्रांड होंगे इंस्टाग्राम पे जिनका पेज बना हुआ है, आप उनसे क्यों नहीं कहते कि यार मैं आपकी कॉपी फ्री में लिख के देता हूँ। और अगर आप उनके कॉपी राइटर से अच्छी लिख के दोगे तो वो क्यों नहीं यूज करेंगे, मुझे खुद बताओ। फ्री और फ्री में मिल रही है। तो अगर आपकी वो कॉपी नहीं यूज करे तो आप खुद समझो कि यार कि मेरी कॉपी में भी थोड़ा इश्यू है, मुझे सीखने की जरूरत है। और ये मैं सबको जब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था ना, मेरे साथ भी ऐसे होता था। मैंने अगर किसी को भेजी, और मैं ऐसे ही करता था, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करता था ब्रांड को देखे कि यार मैंने एक कॉपी लिखी है, आप वुड यू हैव 5 मिनट्स लुक ऑन इट, और अगर आपको पसंद आती है फ्री में यूज कर सकते हो। तो वो देखता था तो वो कहता था यार अच्छी नहीं है। और ये सबका स्ट्रगलिंग पीरियड है। हर कॉपी राइटर बैड कॉपी लिख के आता है, जरूरी नहीं है। अब मुझे ये चीजें पता है कि फैक्ट फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन कैसे लिखना है, को टेस्टिमोनियल बीच में भी होना चाहिए, एंड पे भी होना चाहिए, ये मैट्रिक्स कैसे होते हैं, प्रोसेस में बिग आइडिया मैं कैसे फाइंड कर लेता हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि शुरू से आते हैं, सबको स्ट्रगल के बाद आते हैं, मुझे भी स्ट्रगल के बाद आए, अल्टीमेटली शुरू में नहीं आते। अच्छा, ये क्लाइंट खुद भी लिख सकता है क्योंकि उसको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा मालूम है। देखो एक तो लिखा आप फॉर एग्जांपल, आपका ही मैं क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि क्लाइंट को प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बेहतर पता होता है, पर क्लाइंट को कस्टमर की साइकोलॉजी नहीं पता। अब वो प्रोडक्ट को बेचे, मतलब प्रोडक्ट बनाए कि रिसर्च करें। आप लोग अब देखिए ना, यही बात है कि जो आपको तो अभी पता नहीं, लाइक अब मैं आपको एक सिंपल एक सही बात बता रहा हूँ। मेरा एक कस्टमर आया था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो होटल वगैरह रेस्टोरेंट होते हैं। अब मुझे होटल इंडस्ट्री का कुछ पता ही नहीं था, यहाँ से 6 महीने पहले की बात है। मतलब इतना तो सबको पता था होटल क्या है, लेकिन वो चलता कैसे है, क्लाइंट कस्टमर आता कैसे है, उसका डाटा कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। और कैन यू बिलीव, मैंने पूरे 2 दिन लगा के एक होटल मैनेजमेंट पे पूरी बुक पढ़ी थी। पूरी बुक पढ़ के मुझे समझ आई कि होटल मैनेजमेंट के, फिर उसके बाद मैंने उसकी कॉपी लिखी थी। तो ये क्लाइंट, अब देखो आपको फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट खुद भी तो कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन वो इतना टाइम नहीं होता उनके पास। अब वो फुलफिलमेंट करें, फुलफिलमेंट मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचें, बाकी बिजनेस के काम करेंगे या अपनी कॉपी लिखें। अल्टीमेटली अब एक और चीज बताता हूँ, एक कॉपी राइटर जो एड लिखता है और एक मालिक जो ओनर है जिसको सब पता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखो वो, अब देखो ये देखो ना, फॉर एग्जांपल हमने जैसे एग्जांपल पढ़ी थी अभी एआई कंटेंट वाली, तो उसमें सारे क्या कहते हैं, कंटेंट फास्ट लिखो, कंटेंट फास्ट लिखो, तो मालिक भी जो प्रोडक्ट का ऑनर है वो भी यही लिख देगा। तो कॉपीराइटर एज अ जो मेरा काम किए, जो मुझे समझ आई है, मैंने कहा यार नहीं, सारे एक चीज, मैं ये कहता हूँ राइट हायर कंटेंट राइटर वो $50 होंगे। तो ये कॉपी राइटर का काम है कि आपने उसे बिग आइडिया वो सिर्फ ऐसी चीज लिख सकते हैं जो बहुत एंड पे आती हैं, वो सिर्फ के प्रोडक्ट हमारे बेहतर क्यों है, पर वो हेडलाइन कैसे लिखनी है, ये सारी चीजें करनी है, वो उन लोगों को ये समझ नहीं आ सकती। अच्छा, उसके बाद राशिद का क्वेश्चन है व्हाट्स योर निश, मेरी निश है स्टार्टअप्स और इन्फो प्रोडक्ट्स। इन्फो प्रोडक्ट आपको नहीं पता तो ये कोर्सेज हो गए, कोर्स सेलर हो गए, ये सारी चीजें। इन्फो प्रोडक्ट मतलब जो इन्फॉर्मेशन सेल करते हैं बेसिकली। अब वो कोर्सेज हो सकते हैं, मास्टरमाइंड हो सकते हैं, कोचिंग हो सकते हैं, मेरी ये निश है। 1 मिनट वेट करिएगा, सिर्फ 1 मिनट।
अच्छा, उसके बाद सॉरी इधर एक छोटा सा काम था। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है? अच्छा, रियल स्टेट की एग्जांपल या रियल स्टेट मुझे जो समझ आता है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है रियल स्टेट की, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट कॉपी लिखने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर आपका एक बहुत अच्छा माइंड हो। सिंपल, रियल स्टेट को आपका मैं घर फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर घर बेचते हैं एजेंसी वाले, तो कहो आपको कि मैं आपका घर इस इतने दिन में बेच दूंगा, अगर नहीं बेचूंगा तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल $50 दूंगा या $1000 एक्स्ट्रा पे करूंगा। तो अगर आपकी ऑफर अच्छी है, आपको पता है कि आप उसका अगर घर बेच सकते हो 30 दिन में, 60 दिन में, तो अल्टीमेटली वो आपको कहेगा हाँ भाई ठीक है, क्योंकि उसके लिए रिस्क फ्री है कि अगर आप नहीं बेचोगे तो वो आपको उल्टा पे करेगा। तो ये कॉपीराइट रियल एस्टेट की एग्जांपल इस वजह से ज्यादा आसान मुझे लगती है, क्योंकि इसमें फुलफिलमेंट ज्यादा अच्छी है, वो घर बेच भी देते हैं। मनी बैक गारंटी दे दें, हाँ टेस्टिमोनियल दिखा दें। अच्छा, टेस्टिमोनियल मैं आपको दिखा नहीं सकता इन द सेंस कि वो सिंपल होता है, जो कस्टमर ने आपके बारे में कहा हुआ है वो आप यूज कर लो, लेकिन मैं आपको फिर भी मैंने जिस तरह यूज किया है वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा लिख के, मतलब वर्ड ऑफ द बिजनेस। अच्छा, अगर बिजनेस न्यू है तो क्लाइंट टेस्टिमोनियल कैसे करेगा? नॉर्मली ऐसा होता नहीं। अभी हम जिसके लिए भी लिखते हैं, हमें हमारा मेरा जिससे भी पाला पड़ा वो ऑलरेडी वर्किंग है। अगर नहीं भी है तो आप क्या करोगे? आप क्लाइंट को ये मशवरा दोगे कि यार अपनी प्रोडक्ट आप फ्री में लोगों को भेजो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब देखो, अब कोई नया इंस्टाग्राम का पेज ई कॉमर्स का शुरू हुआ है, अब उसके लिए आपने कॉपी लिखनी है, तो आप उसे क्या कहोगे कि यार आप अपना थोड़ी देर प्रोडक्ट फ्री में भेजो लोगों को, और उनसे क्या करो, टेस्टिमोनियल लो कि हमारा कंटेंट कैसा है, तो उसके बदले हम क्या करें, आपको चीज अपनी फ्री में दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो आपको दे देंगे, फिर आप यूज करो। हाउ टू स्ट्रक्चर डिफरेंट कॉपीज। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉपीज वर्ड नहीं होता, ये हमेशा कॉपी होता है। आप पीसीज ऑफ कॉपी कह सकते हो, कॉपीज कोई वर्ड नहीं होता। लैंड, अच्छा देखिए, अब मैंने आपको बता दिया ना, जो मैंने आपको कॉपी स्ट्रक्चर बताया, पहले हेडलाइन होनी चाहिए, फिर हुक करो, बॉडी लिखें, टेस्टिमोनियल लिख देते हैं, फिर पूरी बॉडी को प्रॉब्लम एजिटेट सोल्यूशन में बताएं, उसके बाद सेल्स हैंडलिंग करें, फ्यूचर पेसिंग करें, और अल्टीमेटली टेस्टिमोनियल फिर सीटीए कर दें। ऑलमोस्ट यही पैटर्न होता है सबका। लेकिन यहाँ पे आता है एफबी एड्स, जो कुछ छोटी भी होती हैं, तो वो जो छोटी वाली एड होती है उसमें सिर्फ एक हेडलाइन होती है, और अल्टीमेटली एक सब हेडलाइन होती है स्ट्रॉन्ग वाली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको कोरियन लाइक स्किन मिलेगी विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो और आप क्लिक बाय करो, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी होती है। तो वो सिर्फ सिंपल इतनी होती है कि आप हेडलाइन करो, सब हेडलाइन करो, और आपकी प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर क्यों है। और ये शॉर्ट कॉपी तभी यूज होती है जब आपका ब्रांड बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, तो अल्टीमेटली आप शॉर्ट कॉपी भी लिख सकते हो, क्योंकि उनको सब पता है कि आप क्यों अच्छे हो, आपकी मार्केट में इतनी वैल्यू बनी हुई है। अब ईमेल जो कॉपी, लैंडिंग पेज और एफबी एड जो लॉन्ग फॉर्म है, एफबी एड जो लॉन्ग फॉर्म है, इन दोनों का फॉर्मेट सेम होता है ऑलमोस्ट, और वो मैंने अपनी बुक में, ई बुक में भी शेयर किया हुआ है, वही पैटर्न मैं नोट मतलब मैं फॉलो करता हूँ। ईमेल कॉपी थोड़ी डिफरेंट होती है। ईमेल को अब देखो, ईमेल कॉपी जो आप लोग कंफ्यूज करते हो, पता क्या, आप बच्चे जब होते हो ना, आपने नई नई चीजें सुनी, अब आपने ईमेल कॉपी सुन ली है, लेकिन आपने ये चीज सुनी कि उसमें आपको फ्लो लिखने पड़ते हैं, सीक्वेंसेस लिखने पड़ते हैं, कि अगर कस्टमर ने चीज बाय की है उसको कौन सी ईमेल जाए, उसे वेलकम ईमेल कहते हैं। अब अगर कस्टमर ने ईमेल बाय कोई आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं की, तो उसको कौन सी ईमेल जाए, उसे अबंडन कार्ट ईमेल कहते हैं। अब सबकी स्ट्रेटेजीज अलग हैं, मैं आपको इस तरह से एक फॉर्मेट नहीं बता सकता कि ये कॉपी है। अगर नॉर्मल कॉपी आप लिख रहे हो ना, सिर्फ आपने ईमेल जानी है कि बता रहे हो, अब उसमें भी सीक्वेंसेस होते हैं। एक होगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक ईमेल जाएगी क्लाइंट के टेस्टिमोनियल की, एक जाएगी स्टोरी टाइम की। ये डिफरेंट चीजें हैं। अब ईमेल कॉपी एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसका कोई आप कॉपी का स्ट्रक्चर हर चीज के लिहाज से डिफरेंट होता है। अब आपने देखना होता है आप क्या चीज लिख रहे हो, वेलकम ईमेल लिख रहे हो, अबंडन कार्ट ईमेल लिख रहे हो, कोई सेल ईमेल लिख रहे हो, स्टोरी टाइम लिख रहे हो, टेस्टिमोनियल की लिख रहे हो, तो अल्टीमेटली उस तरह वो जो स्ट्रेटजी है वो चेंज होती रहती है। अच्छा चौधरी, अच्छा क्लाइंट को कौन सी रिक्वायरमेंट अच्छा क्या लेनी है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आपको क्या चाहिए कि आपने उससे पूछना है कि आपके कस्टमर कौन है, आप किन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर मैन है तो कितनी एज है, वुमन है तो कितनी एज है, अगर दोनों ही है तो कितनी एज है। फिर उसके बाद ये पूछते हैं आपका प्रोडक्ट बाकियों से बेहतर क्या है, प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी, आप बाकियों से किस तरह बेहतर हो, एक बात। और तीसरी बात ये लाजमी पूछ रहे हैं आपकी गारंटी क्या है, कि अगर आपका प्रोडक्ट यूज करके क्लाइंट को आप
जो आप रिजल्ट कह रहे हो मुझे लिखने के लिए वो नहीं मिलता, तो क्या गारंटी है? वो मनी बैक गारंटी भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट फ्री भी हो सकता है, वो अल्टीमेटली उनको पे करना भी हो सकता है, वो डिफरेंट है और वो क्लाइंट आपको खुद गाइड करेगा। कॉपी स्टार्ट कहाँ से करें? अच्छा, मैं आपको मशवरा दूं, मुझे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए फेसबुक, अपवर्क और फ्रीलांसिंग, तीनों पे टाइम दो। टाइम अपने 5-6 घंटे निकालो, पोस्टिंग करो, फाइवर पे रात के टाइम एक्टिव रहो, बाय रिक्वेस्ट भेजो। लेकिन मैं पर्सनली, और ये अल्लाह का शुक्र है, मैं इन चीजों से नहीं गुजरा। लाइक मेरा फाइवर अपवर पे प्रोफाइल नहीं, मेरा सारा जो क्लाइंट है वो कोल्ड आउटरीच से आते हैं। पर वो कोल्ड आउटरीच एक बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि उसमें बड़े सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अब जितने भी लोग आपको कहते हैं ना कोल्ड आउटरीच, कोल्ड ईमेल वगैरह, वो आपको बस कहते हैं, असल में वो चीजों की कॉस्ट है। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह पाक ने ब्लेस किया कि मेरे लिए वो चीज आसान नहीं। लेकिन मुझे कभी, मैंने फाइवर प्रोफाइल बनाई है तकरीबन 1 साल पहले, तब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी मैंने सीखी हुई है, क्योंकि मेरी मार्केटिंग ही फील्ड है, मतलब मेरी डिग्री ही मार्केटिंग, तो मैंने तब सीखी थी। पर मैंने उसको आगे परस्यू नहीं किया, क्योंकि, और उसकी एक वजह किसी और दिन बताऊंगा कि मैंने क्यों नहीं परस्यू किया। क्योंकि मुझे ये लगता है आप किसी भी टाइम पे एड चलाने वाला बंदा हायर कर सकते हो, लेकिन अब ये बंदा हायर करना बहुत टफ है जिसका टेक्निकल एक्सपेक्ट से ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस अच्छा हो। मैं ये समझता हूँ कि मेरा थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा अच्छा है कि क्लाइंट के लिए पूरी स्ट्रेटेजी डिवाइस करना। अब मैं जो काम करता हूँ, अब आपको लगता है ना कि लाइक फॉर एग्जांपल वेब कॉपी, ये चीजें, एक जब आप फील्ड में इन हो जाओगे, पैसे कमाने शुरू कर दोगे ना, तो आपको समझ आएगा आगे जाके, आज से 6 महीने 1 साल के बाद क्लाइंट आपको कहेगा यार मेरी पूरी कंपेन चलाओ। तो पूरी कंपेन आपने मैनेज करनी होती है कि कस्टमर कहाँ से आएगा, क्या करेगा, मैंने कॉस्ट कैसे कम करनी है। तो वो चीजें बहुत बात की हैं, पर आप वो अभी जरूरी नहीं। तो मेरा ये काम होता है कि मैं वो पूरी चीजें करता हूँ। और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुझे ये था कि मेरा दोस्त है जो अच्छा है, तो मुझे कभी जरूरत पड़ती है तो मैं उसे हायर कर लेता हूँ, तो सिस्टम ईजी हो जाता है। लेकिन सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज है, मैंने सीखी हुई है और मुझे काम भी बढ़िया आती है। मैं एड अच्छी लिख क्यों पाता हूँ? क्योंकि मुझे मैट्रिक्स का पता है कि सीटीआर क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, सीपीएल क्या होता है, इनको कम कैसे करते हैं। ये जिनको सोशल मीडिया मार्केटिंग को पता है उनको पता होगा ये मैं क्या चीजों की बात करूँ। तो ये सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज है, तो मैं अपने फारिग टाइम में चीजें सीखता रहता हूँ। अच्छा, इज देयर एनी अदर वे टू रिसर्च अबाउट प्रोडक्ट बिसाइड्स पीपल रिव्यू एंड आस्किंग रेगुलरली फ्रॉम यार हो सकता है, वो फिर आप कंपटीटर को रिसर्च कर लो, सिंपल। आपने रिव्यूज ना पढ़ो, क्लाइंट से भी ना पूछो, आप कंपटीटर को देख लो। तो कंपटीटर ने भी तो कुछ तो लिखा होगा ना अपने पेज पे, इतना ज्यादा कुछ उसने अपने अबाउट अस पेज पे लिखा होगा, प्रोडक्ट पेज पे कुछ तो लिखा होगा, तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन रिव्यूज सबसे बेहतर होते हैं, क्योंकि वो लोगों के ऑनेस्ट ओपिनियन होते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे क्यों पसंद नहीं आई, या मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आई है तो क्यों आई है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। बट आर द हाई पेइंग एंड इन डिमांड कॉपीराइटिंग? या सेल्स पीएच और ईमेल कॉपीराइटिंग, अगर आपको सीक्वेंस लिखने आते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर, और ये आपको क्लाइंट बताता है कि यार ये बंदे हैं, ये ईमेल लिस्ट है, इसने हमारा प्रोडक्ट मतलब क्लिक कर दिया। आप भी ऐसे करते हो, आपने कोई प्रोडक्ट क्लिक कर दिया पर खरीदा नहीं, बैक आ गया, आपने कहा यानी बाद में खरीदूं, तो उसके लिए क्या ईमेल लिखनी है, ये सारी चीजें अगर आपको वो लिखनी और सीक्वेंस लिखना आता है ना, सिर्फ लिखने की बात नहीं हो रही, वो स्ट्रेटेजाइज करने का आता है कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदे तो उसे वेलकम में ये ईमेल जाए, और अपसेल कैसे करना है, डाउनसेल होने से कैसे बचाना है। मैं आपको बता रहा हूँ ईमेल कॉपी राइटिंग की पूरी दुनिया है। तो वो अगर आपको आ जाए तो फिर इनमें वेब कॉपी, यार इतना पैसा नहीं है वेब कॉपी में। लाइक अगर आपका कॉपी राइटर बहुत भी अच्छा है ना, तो जहां तक मुझे याद है ना, $100 देते हैं वो, $100 $150, अगर आप बहुत अच्छा है। और नॉर्मल को वो दे देते हैं $30 $40। तो वेब कॉपी में इतना पैसा नहीं, क्योंकि सेल्स पेज और ईमेल कॉपी राइटिंग में क्लाइंट को पैसा बनना है। एक बात हमेशा याद रखें, जिस चीज में क्लाइंट को ज्यादा पैसा बनेगा उस फील्ड में ज्यादा पैसा है, सिंपल इज दैट। वेब कॉपी में इतना पैसा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रैफिक ड्राइव ही नहीं होती, ट्रैफिक ड्राइव होती है लैंडिंग पेज पे। तो अल्टीमेटली क्लाइंट फिर कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ कि मैं $300 $400 सिर्फ वेब कॉपी करूँ, तो वो सिर्फ 100 150 दे देते हैं बहुत अच्छे कॉपी राइटर को। अच्छा, इट्स लाइक हायरिंग गार्डनर व्हेन यू आर द स्पेंडिंग मनी। नहीं, कैन आई रिप्लेस कॉपीराइटर? कभी भी नहीं। इसमें मैं वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पे, क्यों नहीं कर सकते। यार एफबी एड्स फरहान का ये सीन होता है। देखो मैंने आपको बताया 2 तरह की
ज्यादा यूज होती है, एक होती है शॉर्ट फॉर्म, एक होती है लॉन्ग फॉर्म। अब आप एक बड़ा ना एक सीन होता है कि यार मुझे लॉन्ग फॉर्म यूज करनी चाहिए या शॉर्ट फॉर्म। मेरा जो मशवरा है वो होता है दोनों। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये शायद आपको ना पता हो, क्लाइंट कभी भी आपसे एक ऐड नहीं लिखवाता एक ब्रांड पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो क्लाइंट है ना, जो फिटनेस पे अब लिख रहा हूँ मैं, अब अच्छा आप कहोगे कि यार आपने पहले था स्टार्टअप और इन्फो प्रोडक्ट, अब फिटनेस इन्फो प्रोडक्ट में आती है ना, क्योंकि प्रोग्राम सेल कर रहा हूं। अब कभी भी अच्छा जो ब्रांड है वो आपसे एक ऐड नहीं लिखवाता, वो आपसे कम से कम मैं एटलीस्ट 3 से 4 ऐड लिखता हूँ डिफरेंट एंगल के साथ। क्यों? क्योंकि हमने चेक करना होता है कि जोन सी एड अच्छी चलेगी उस पर हम ज्यादा पैसा लगा देंगे। सिंपल, अगेन सोशल मीडिया मार्केटिंग है कि जो एड से हमें ज्यादा कस्टमर आएंगे, मीन वो कॉपी अच्छी लिखी हुई है बाकियों से, तो हम उस पर ज्यादा पैसे लगाएंगे, बाकियों पे कम लगाएंगे। सिंपल, तो ये चीज होती है। अब आपको पता है, अच्छा शॉर्ट फॉर्म मैं दोनों यूज करता हूँ। दूसरा एक चीज, अब आपने पूछा कि उसके बारे में क्या है, कि उसमें अगर शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो सिंपल एक चीज रखो, आपकी हेडलाइन जिसमें आपका सबसे बेस्ट बेनिफिट हो, जैसे कोरियन लाइट स्किन। उसके बाद सब हेडलाइन, फॉर एग्जांपल विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। अगेन कि आपकी प्रोडक्ट बाकियों से बेहतर क्यों है, और वो आपको कैसे पता लगेगा? अपने कस्टमर का रिव्यू जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करके लिख दो, तो शॉर्ट फॉर्म ऐड बन जाएगी। अच्छा अमीर का क्वेश्चन है सर्विस प्रोवाइडिंग। यस, सर्विस प्रोवाइडिंग में भी सिंपल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ, ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज है, तो मैं क्या करूंगा, ईमेल मार्केटिंग लोग क्यों हायर करेंगे? कि यार मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए ईमेल से, तो मैं कहूंगा मैं आपका रेवेन्यू इंक्रीज करूंगा बाय 20% इन 30 डेज, या जो भी आप जो प्रूव कर सकते हो, अगेन झूठ नहीं बोलना, जो आप प्रूव कर सकते हो इन 30 डेज बाय ईमेल मार्केटिंग। सिंपल, ये आपकी हेडलाइन हो जाएगी। और आगे आप बताओगे कि लोग जो उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या आपने पुराना पहले ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज को हायर किया, उसमें क्या इशू आता था, वो आपको वेलकम फ्लो से लिखना नहीं आता था, उसे सीक्वेंसेस लिखने नहीं आते थे। तो अल्टीमेटली क्या होता था कि आपको जो कस्टमर है, जो आपको आप जितना रेवेन्यू आपका ज्यादा बन सकता था, आप उस पर भी लॉस आउट कर रहे थे। तो सिंपल आप उसको भी इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा पता है क्या, सर्विस प्रोवाइडिंग अगर आपको सेंस समझ आ जाए ना सर्विस प्रोवाइडिंग की, तो ये आसान होता है लिखना, क्योंकि सर्विस में मोस्टली चीजें उन सबको ऑनर को क्लियर होता है। अब प्रोडक्ट में फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अब क्लोथिंग ब्रांड है, तो उसका क्या ही वो आप डिफरेंट चीजें लिख लोगे। अभी लिख दोगे क्वालिटी स्लीक है, बड़े अच्छे वर्ड, मुश्किल वर्ड भी नहीं यूज करने, लेकिन अच्छे वर्ड यूज कर लिए। लेकिन सर्विसेज में लिखना जरा इजी है अगर आप ग्रैब कर जाओ। अब फाइबर की हेडलाइन सिंपल, आप इतना उसको यूज करो कि मैं आपको जो भी चीज लिखनी है। इसका एक और तरीका होता है फाइबर को, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जो ज्यादा जिन्होंने ज्यादा पैसे कमाए हुए हैं फाइबर पे, आपको पता लग जाता है, उनकी उनकी गिग्स देखो, 6-7 देख लो, 6-7 को अपने कंप्यूटर में नोट कर लो, लाइक कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट इजीली होती है। उनकी गिग से मिलता जुलता ही अपनी कॉपी लिख दो, सबको मिक्स करके एक कॉपी लिख दो, और हेडलाइन भी उनसे मिलती जुलती, बस उसमें थोड़ी यूनिकनेस ऐड कर दो। कुछ भी आप यूनिकनेस ऐड कर सकते हो, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको वेब कॉपी लिख के दूंगा इन 2 डेज, बाकी ने 2 डेज नहीं लिखा होगा, आप 2 डेज लिख दो, या किसी भी अब वो आपको रिसर्च करके पता लग जाएगा। शुएब भाई कहते हैं फाइबर, यार फाइबर हार्ड है, मैं ये चीज समझता हूँ, क्योंकि आपको आता हूँ वो टाइम देना पड़ता है, फिर आपको उसमें लिखना पड़ता है, तो हार्ड तो है। लिंक्डइन बेहतर है अगर आपको आपकी प्रोफाइल अच्छी बन जाए, पर वो बिगिनर के लिए ना थोड़ा मुश्किल होता है। बिगिनर को तो ये समझ नहीं आएगा मैं कंटेंट क्या पोस्ट करूँ। लिंक्डइन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लिंक्डइन को शुरू बिगिनर को थोड़ा सा इश्यू होता है। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि फाइबर फेसबुक ग्रुप अपर पे शुरू कर दो, और साथ साथ लिंक्डइन पे भी कंटेंट पोस्ट करते रहो, लेकिन शुरू वहां से करो, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ज्यादा चांस है। लेकिन एक बार जब आपकी प्रोफाइल बन जाती है फिर इजी हो जाता है। सर आपने कॉपी राइटिंग कहाँ से लर्न की थी? यार मैंने कहीं से भी लर्न नहीं की, मतलब अगर आप पेड का पूछ रहे हो, पेड मैंने नहीं की। हाँ मैंने पैसे जरूर दिए हुए हैं अपनी कॉपी क्रिटिक के लिए। 5 मिनट की कॉल के लिए भी मेरा मेंटोर है, उनको मैंने 30,000 भी दिया हुआ है। सीखने के लिए मैंने कभी नहीं देखी, मैंने सीखी कहाँ से? बुक से सीखी है, ऐड पढ़ पढ़ के सीखी है। मैं आज भी ऐड रोज पढ़ता हूँ, रोज लिखता हूँ। अब देखो आप, मैं अगर आपको एक खुला बता रहा हूँ यार ये बुक्स है यहाँ से पढ़ो, मैंने बुक के नाम तक बताए हैं अपनी हाईलाइट में। लोग नहीं बताते, लोग ये पेड में बताते हैं। आप कभी किसी पेड में जाओ तो अब तो आपको पेड में भी नहीं बताएंगे। लोगों ने, बच्चों ने मास्टर क्लास, किसी बड़ी लोगों ने पेड भी ली हुई है कॉपी राइटिंग, लोग पेड में भी नहीं बताते कि यार ये बुक से पढ़ना है। तो मैंने तो आपको फ्री में बताया हुआ कि यार मैंने वहां से सीखा है, आप भी सीखो, आपको भी समझ आएगी।
तो मैंने कहीं से पेड करके नहीं दी। हाँ, अगेन मैंने क्रिटिक के लिए मैं जरूर पैसे देता हूँ 1-1.5 महीने बाद, और कॉल वगैरह के लिए दे देता हूँ। और बाकी मेरा एक दोस्त है कनाडा का है, तो वो और मैं हम आपस में शेयर करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। क्योंकि आप जब आप मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप कभी भी इतने प्रो नहीं होते, आपको अल्टीमेटली सीखना पड़ता है, और आपकी हमेशा क्रिटिक की कमी रहती है। अगर मेरी कॉपी अगर फॉर एग्जाम्पल $1000 भी जनरेट कर रही है ना क्लाइंट के लिए, या मैं बड़े क्लाइंट के लिए भी लिख रहा हूँ, फिर भी उसमें कोई कमी होगी जो मुझे प्रो कॉपी राइटर बता सकता है। अच्छा, शुएब का क्वेश्चन है, व्हाट रेट शुड आई चार्ज एज अ बिगिनर फॉर। यार ईमेल्स के लिए आप मेरा जो होगा $10-15 फुल बिगिनर के लिए। लैंडिंग पेज के लिए 30 तक ले लो। सेल्स पेज आप ना ही लिखो तो बेहतर है। सेल्स पेज लिखना बिगिनर के लिए थोड़ा टफ होता है, जो मैं सही वाला कह रहा हूँ। अब अगर क्लाइंट को भी नहीं पता, अच्छा लोग क्या करते हैं सेल्स पेज को, अक्सर लोग वेब कॉपी को ही सेल्स पेज कह देते हैं। वेब कॉपी सेल्स पेज नहीं होता, सेल्स पेज का काम होता है सिर्फ सेल्स। तो अगर आप सेल लेके आ सकते हो, इतने कॉन्फिडेंट हो, फिर वो लिखना स्टार्ट करो, वरना लैंडिंग पेज पे रहो और ईमेल पे। लैंडिंग पेज का काम भी सेल्स होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको चांस मिल जाता है, क्लाइंट कहता है चलो ठीक है थोड़ी बहुत भी हुई है खैर। लेकिन सेल्स पेज पे क्लाइंट आपको नहीं छोड़ता, वो कहता है आपने सेल्स नहीं है मेरी। लैंडिंग पेज फनल, अच्छा ये देखें। अब समीरा, अच्छा कोई भी बच्चा लाइक स्टूडेंट बुरा ना मनाए, लेकिन मैं आपको बताऊं फनल ना एक दुनिया है जिस तरह कॉपी राइटिंग है। फनल में बड़ी चीजें यूज होती हैं। फनल फनल का मतलब क्या होता है कि एक कस्टमर किस तरह किस किस जर्नी से गुजरेगा, फिर जाके उसकी सेल कंप्लीट होगी। जैसे ऐड देखेगा, ऐड देख के सिक्वीज पेज पे जाएगा, सिक्वीज पेज पे क्या कॉपी होनी चाहिए, उस पे जाके ईमेल देके उसके बाद वो लैंडिंग पेज पे जाएगा। लैंडिंग पेज पे जब वो खरीद कर लेगा कोई चीज, खरीदा नहीं खरीदा, और अगर नहीं भी खरीदता तो फिर क्या करना है, और अगर खरीदा तो अपसेल यानी ज्यादा किस तरह बेचना है। ये पूरी फनल का स्ट्रक्चर है, तो उसमें भी ना जाए, सिर्फ लैंडिंग पेजेस और एड वगैरह से शुरू करें। और वो सीखते जरूर रहे, मैं आपको सीखने से नहीं रोक रहा, साइड पे सीखते नहीं पहले, पर एक में तो महारत हासिल करें ना। पहले आप एड में अच्छा लिखना शुरू करें, लैंडिंग पे लिखने शुरू करें, फिर फनल की बारी आएगी। यार कोल्ड कोल्ड आउटरीच की कॉस्ट, एक आपको अगर आप कोल्ड ईमेल कर, अगर तो आप कोल्ड डीएम वगैरह कर रहे हो, कोल्ड डीएम अगर फॉर एग्जांपल मैं जैसे करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम पे किसी भी बंदे को मैसेज किया, दिस इज कॉल्ड कोल्ड डीएम, इसकी तो कॉस्ट नहीं है। कोल्ड लिंक्डइन के डीएम पे भी कॉस्ट नहीं है। अगर मैं कोल्ड ईमेल्स करता हूँ ना, उसकी कॉस्ट है, और वो मैं पे भी करता हूँ। मैंने एक प्रॉपर बंदा हायर किया हुआ है, ठीक है, जो मेरा ये काम संभालता है सॉफ्टवेयर वाला। मुझे खुद भी आता है, पर मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं संभालूं, तो मैंने हायर किया हुआ है। वो मेरा ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर संभालता है, जिससे ईमेल जाती है, फिर उसे जो मुझे लीड्स देता है कि मैंने किन को मैसेज करना है, कोल्ड ईमेल्स की बात करूं, उसको भी मैं पैसे देता हूँ, वो जो मुझे ईमेल निकाल के देता है। और फिर उसके बाद लिखता मैं खुद कि लिखनी कैसे। तो आप समझ लो कोर्स अच्छी खासी है। कोल्ड ईमेल्स की कह रहा हूँ सिर्फ मैं। कोल्ड आउटरीच जैसे डीएम कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे पूछ रहा हूँ, या लोगों को लिंक्डइन पे कह रहा हूँ कि मैंने आपके लिए कॉपी लिखी है, ये बताएं मुझे अगर आप यूज करते हैं, उनकी कॉस्ट नहीं है, कोल्ड ईमेल्स की कॉस्ट है, और मैंने आपको बता दिया क्या है। अच्छा, जो समीरा आपका क्वेश्चन है वो खुद ही क्लियर हो गया। कोल्ड आउटरीच मैं क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज करता हूँ। अब जैसे मैं क्या क्या करूंगा, मैं आपको प्रॉपर तरीका बताता हूँ। अब मैंने आपको बताया मैं स्टार्टअप्स के लिए लिखता हूँ यहाँ इन्फो प्रोडक्ट, तो मैं स्टार्टअप्स को जाके कहूंगा, एक लाइन लिखूंगा हाय, और उसके बाद लिखूंगा मैंने रिसेंटली स्टार्टअप को हेल्प की है इस चीज में, ऐड लिखने में कुछ में, और लाइक आई मैं आपकी भी सेल्स इंक्रीज कर सकता हूँ, सो वुड यू हैव 15 मिनट टू टॉक विद मी। सिंपल इज दैट। इसी तरह कोल्ड आउटरीच होती है, और कोल्ड ईमेल भी इसी तरह होती है। मेरा ये पैटर्न है। अगले क्वेश्चन सारे हो गए हैं। सोर्स ऑफ लर्निंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। यार सोशल मीडिया मार्केटिंग यूट्यूब बेस्ट तरीन है। यूट्यूब पे किसी भी गोरे को पकड़ लो आप। मेरे पास एक 5 और का कोर्स है फेसबुक एड्स का, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और आई थिंक वो हर कॉपीराइटर को देखना चाहिए, और आपको बहुत चीजें पता लग जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपने ऐड लिखनी है, और अगर आपको फेसबुक का ही नहीं पता कि ऐड कैसे होती है, तो वो क्या करना है, मुझे आप याद करवा देना ग्रुप में, मैं वो भेज दूंगा। यार ऑथेंटिक ग्रुप कोई भी नहीं है। हिशाम सर्वर का ग्रुप है, या जितने भी हैं सिंपल यार। आप मैं बताऊं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप बिगिनर हो ना, जो कर सकते करो। फेसबुक के ग्रुप में जाके सर्च करो कॉपी राइटिंग ग्रुप, जब 5-6 आ जाएंगे, सब में डाली जो कहीं से तो जवाब आएगा, और उनमें थोड़ा एक्टिव रहो। जो पोस्ट आप लिंक्डइन पे कर रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल अपना पर्सनल देखो, मैं आपको ये चीज जरूर सर्च करूंगा कि आप अपना पर्सनल ब्रांड लास्ट में बनाओ। जो पोस्ट आप अगर अब लिंक्डइन पे कर रहे हो ना कि यार मैंने ये सीखा है,
वही आप ग्रुप्स में भी करो, तो अल्टीमेटली आपको इनबाउंड लिंक आते हैं। निशीज ऑफ कॉपी राइटिंग किस सेंस में पूछ रही है, इंडस्ट्री वाइज पूछ रही है या स्ट्रक्चर वाइज पूछ रही है? हाँ यार, ऋतिक मैं मोबाइल भी लिखता हूँ, सीरियसली। मेरे पास लैपटॉप है पर मैं लैपटॉप यूज नहीं करता। मैं सारी मोबाइल पे लिखता हूँ, गूगल डॉक्स पे लिखता हूँ, और उसके बाद सिर्फ क्या करता हूँ, लैपटॉप ओपन करता हूँ और ग्रामरली एक बार देख लिया, पर मैं ग्रामरली ज्यादा यूज नहीं करता। अच्छा, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं ग्रामरली ज्यादा यूज नहीं करता। उसकी वजह एक है कि वो कुछ स्ट्रक्चर की सेंस को चेंज कर देता है। तो मैं उसके बाद ग्रामरली पे ज्यादा कभी कभार देख लिया, लेकिन मैं ज्यादा हैमिंग वे पे देख लेता हूँ। हैमिंग वे एक ऐप होती है जिससे आपको पता लगता है कि आपने जो लिखा है वो कितना बच्चा पढ़ सकता है, तो वो ग्रेड 5 या 6 होना चाहिए। तो मैं उस पर देखने के लिए लैपटॉप ओपन करता हूँ। बाकी रिसर्च के लिए, लिखने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, और वो काम आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, तो वो इजी है। यार मेरे यूट्यूब चैनल का नेम जुहेब ही है, लेकिन एक साल पहले मैं वीडियो बनाता था, तो फिर उसके बाद मैं सिर्फ स्किल्स की साइड पे आ गया। और मैं ओवरवेट भी था बाय 18 kgs, तो मैंने वेट कम किया, मैं नॉर्मल वेट पे हूँ, तो और स्किल सीखी, पूरा टाइम दिया, तो तब इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। तो मैं वो शेयर कर दूंगा चैनल अगर किसी ने देखना था। और उसके बाद यार ये इशू है जो चौधरी अशर ने क्वेश्चन पूछा है ना, कि मैंने कॉपी बहुत अच्छी लिखी है लेकिन टारगेटिंग गलत हुई है, तो ऑब्वियसली सेल नहीं होगी, आप जो मर्जी कर लो। उसका हल यही हल है, तो मैंने आपको यही तो बताया है कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक ऐड, खास तौर पे फेसबुक ऐड इसी वजह से सीखी हुई है। तो मैं एक बार वैसे पता कर लेता हूँ कि यार आपने टारगेट क्या लिखी हुई है, लेकिन नॉर्मली इशू नहीं आता। लाइक जो ब्रांड ने अगर आपको कॉपी राइटर को पैसे दे रहे, तो सोशल मीडिया मार्केटर भी उसने अच्छा ही बिठाया होगा। तो इशू होता है ये कि अगर रॉन्ग टारगेटिंग हो तो आपकी सेल नहीं होगी, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं। नहीं नहीं नहीं, एड कॉपी पे पिक वगैरह आपने कुछ नहीं लगाना, आपने सिंपल उसको टेक्स्ट भेजना है, वो बाकी उसका काम है। सर स्पेशली फॉर ईमेल को, यार ईमेल कॉपी राइटिंग के लिए ना ज्यादा, अभी तक जो बहुत ज्यादा चलती है वो ई कॉमर्स बहुत तेज है। अगर आप ईमेल की बात करें, खासतौर पे वेस्ट में लोग ईमेल से बहुत ज्यादा ई कॉमर्स प्रोडक्ट बाय करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हर किसी में पैसा है, इन्फो प्रोडक्ट में भी पैसा है। मैं इन्फो प्रोडक्ट के लिए भी अक्सर ईमेल लिख लेता हूँ, कभी अगर क्लाइंट मेरा कोई दूसरा कहे तो पैसा हर किसी से आता है। लेकिन ई कॉमर्स में तेज काम बहुत है, कि लोग बहुत ज्यादा लिखवाते हैं। अच्छा, हाउ मैनी इक्वल सीक्वेंस इज वर्किंग बेटर? यार मेरे जो मैं सीक्वेंस लिखता हूँ ऑलमोस्ट 5 to 7 इतनी होते हैं, और उनमें डिफरेंट ईमेल हो सकती हैं। जैसे अगर किसी ने मेरी प्रोडक्ट बाय कर ली है, तो मैं एक करूंगा, उसे थैंक यू पेज भेजूंगा और उसे कहूंगा कि आप और एक्सप्लोर करो। और एक मैं भेज देता हूँ अपसेल का, कि आपने जो प्रोडक्ट ली है इससे मिलती जुलती है एक और प्रोडक्ट है जो आपके फायदेमंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ग्लो वाला बेच रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैंने ग्लो के लिए कर रहा हूँ, तो ग्लो हो गया है, लेकिन अब मुझे कोई ऐसी चीज भी चाहिए जिससे जो टोनिंग है वो अच्छी हो। अब जो लड़की है उनको पता होगा, मैंने लिखी हुई है, तो मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया, तो मैं कहूंगा कि टोनिंग इसकी अच्छी है, तो आप वो भी ले लो। तो इस तरह से सीक्वेंस, एक सीक्वेंस मेरे 5 7 ही होते हैं, लेकिन उसमें ईमेल एक के दो ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा यार, फनल समझ आना भी बहुत टफ है, बहुत टफ, फनल टफ चीज है। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ अभी आप बात ही ना करो उसमें। ईमेल मार्केटिंग के लिए, अच्छा, ईमेल मार्केटिंग किसके लिए, कोल्ड ईमेल्स के लिए कह रहे हो कि ब्रांड के लिए? दोनों में डिफरेंस है। अगर अच्छा बता देता हूँ, अगर ब्रांड के लिए कह रहे हो तो अगर ई कॉमर्स है तो क्लैबियो बेहतर है, अगर इन्फो प्रोडक्ट है तो कन्वर्ट किट बेहतर है। और अगर ईमेल कोल्ड ईमेल्स के लिए कह रहे हो तो इंस्टेंटली भी बेहतर है, सेल्स रोक भी बेहतर है, मर्लिस्ट भी बेहतर है, बहुत ज्यादा ब्रांड है। डू वी नीड टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग विद कॉपीराइटिंग? इसका शॉर्ट आंसर है अभी के लिए नो, कि आप पहले कॉपी राइटिंग से कमाना सीखो, लेकिन आपको सिर्फ फेसबुक का थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि यार सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर आप सीखते हो तो आपके पास डबल स्किल हो जाएगी, फिर आप गेम चेंजर हो, फिर तो समझो आप एक एजेंसी बन गई हो, कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, कॉपी राइटिंग भी आती है। तो एक आधा ग्राफिक डिजाइनर हायर करो तो समझो एजेंसी बन गई। तो इन द लॉन्ग रन यस यू शुड लर्न। इंडस्ट्री वाली, इंडस्ट्री वाइज, अच्छा इंडस्ट्री वाइज बहुत है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं लोग क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है यार सारे। अब जैसे कोई भी चीज देख लो, हॉस्पिटल है,
फिटनेस इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, इंफो प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, उसके अलावा स्टार्टअप्स हैं, B2B SaaS है, वेलनेस प्रोडक्ट है, मेडिटेशन है, मतलब इतनी इंडस्ट्री है। लाइक आप सिंपल लिखो यार, गूगल पे भी लिखोगे आपको ये चीज मिल जाएगी। इंडस्ट्री बहुत है यार। फाइबर अपर सैचुरेटेड यार, सैचुरेटेड है लेकिन आपको ऑर्डर मिलेगा। आप अगर परसिस्टेंस रहोगे, अच्छे प्रपोजल आपने लिखा होगा। देखो आपने सिर्फ उन पर रिलाई नहीं ना करना, आपने साथ साथ कोल्ड डीएम भी करते रहना है, इंस्टाग्राम पे लोगों को और लिंक्डइन पे करते रहना है, मेहनत करती रहनी है। फाइवर पे भी ऑनलाइन है, अपर पे भी प्रपोजल भेजने, अल्टीमेटली कहीं से क्लिक होगा और अल्टीमेटली आपकी चीज हो जाएगी। एज अ बिगिनर हाउ वुड आई पुट अप माई पास्ट वर्क ऑन द पोर्टफोलियो? सिंपल, आप लिखो कि मैंने, हेडलाइन लिखो कि मैंने ये क्लाइंट के लिए ये काम किया और ये रिजल्ट थे, उसको बाद में एक्सप्लेन कर दो, सिंपल। टुडे कॉपी राइटिंग इज बेस्ट और कंटेंट राइटिंग? यार कंटेंट राइटिंग में आपको पैसे थोड़े जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। सॉरी अगर कोई कंटेंट राइटर है उससे बुरा लगे तो, लेकिन कंटेंट राइटिंग इज सो इजी। मैंने आपको बैक लिंक को बताया है, और उसके बाद एक और है नील पटेल, ये दोनों वेबसाइट अगर आप सारा देख लो तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन जाते हैं। कॉपी राइटिंग ये टफ है, बट इन द लॉन्ग रन कॉपी राइटिंग में पैसे ज्यादा है, इस वजह से तो कंटेंट राइटर हम कॉपी राइटिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। यार हाँ, एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हो ईमेल से, फेसबुक एड से, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लेकिन आपको ईमेल की सीक्वेंसेस सीखने पड़ेंगे, और वो आप गूगल से सीख सकते हो। सिंपल लिखो ईमेल के सीक्वेंसेस कौन कौन से होते हैं ई कॉमर्स के लिए, इतने ज्यादा आ जाएंगे, तो उन्हें सीखो और देखो कि मैं कैसे लिख सकता हूँ। अच्छा यार मैं लिख देता हूँ वेबसाइट। ये है कंटेंट राइटिंग के लिए। इंस्टाग्राम कैप्शन आल्सो है, लेकिन नॉर्मल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो, लाइक आप एड नहीं लगा रहे तो आप वैसे उसकी सेल इंक्रीज कर रहे हो, तो कैप्शन काउंट होती हैं, पर लेकिन कैप्शन के लिए कोई पैसे नहीं देता। लाइक मैं ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ कैप्शन लिखूं मुझे पैसे मिल रहे हैं। वो आपसे ये कहेगा फिर मेरा पूरा मैनेज करो, पूरी पोस्ट लिखो, पूरी तरीके से करो, लाइक सिंपल, ये चीज है। डू वी नीड SEO फॉर कॉपी राइटिंग? यार इसमें मेरा थोड़ा स्टैंड डिफरेंट है। जो प्रेवलेंट है ना, अब मार्केट में क्या है, SEO कॉपी राइटर आपने टर्म सुनी होगी, मैं उस पर बिलीव नहीं रखता। लाइक क्या मतलब, कॉपी राइटिंग और SEO का ताल्लुक नहीं है, लेकिन सोसाइटी अगर एक्सेप्ट कर रही है और पैसे भी दे रहे हैं तो थोड़ी सी SEO सीख लो कि टारगेट कीवर्ड कैसे निकालते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, बस सिंपल सी, कि कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं, उसको इंटीग्रेट कैसे करना है अपने यूज में, कौन से होते हैं, लॉन्ग टेल होते हैं, शॉर्ट टेल होते हैं, मेटा टैग्स हैं, ये वो सारी चीजें तो आप सीख सकते हो। बट अल्टीमेटली मैं उस फील्ड में कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप जा सकते हो, SEO सीख लो तो आपके लिए प्लस है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे दूसरी चीज से ज्यादा पैसे हैं, सिंपल। लेकिन अगर आपको मैंने मशवरा देना तो आई विल से यस, सीखो, क्योंकि उसकी डिमांड है, लोग SEO कॉपीराइटर हायर कर रहे हैं। तो ये मेरा आंसर है। सोशल मीडिया कॉपी राइटिंग, यार वही मतलब हो गया, सोशल मीडिया के लिए जो भी आप कॉपी राइटिंग लिखोगे तो सोशल मीडिया कॉपी राइटिंग कह दो, इट्स सिंपल। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको SEO आप जाना चाहते हो तो जाओ, अच्छी चीज है, उसका लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया नहीं नहीं यार, देखो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अब जो सोशल मीडिया, ये जो SEO है ना, SEO फॉर कॉपी राइटिंग, ये सिर्फ वेब कॉपी में यूज होती है, और वेब कॉपी मैं लाइक वैसे ही अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं लिखता। तो इस वजह से वो सिर्फ उसमें इंक्लूड होगी, एड में नहीं होगी, एड वगैरह में SEO नहीं यूज होगी कॉपी राइटिंग। यार मैंने एड का और लैंडिंग पेज, अच्छा मॉडल शेयर किया हुआ है मैंने, अपनी ई बुक में लिखा हुआ है कि पहले क्या लिखना है फिर बाद में क्या लिखना है, और लिख के भी बताया हुआ है। आपने मेरी ई बुक पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी, में भी आप किसी कुछ और कहना चाह रही हैं तो मुझे आप बताएं, मैं आपको बता देता हूँ। अब सेल्स पेज अभी बिगिनर के तौर पे रहने दें आप, थोड़ा टफ है।
यार आमीन, थैंक यू, कोई बात नहीं, आमीन। तो किसी और का और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, एंड देन वी शुड एंड इट। और उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लेना एनी टाइम, कोई मसला नहीं। यार ऋतिक, आपका मेन मसला यही है, आप माइंड से निकाल दो कि आपको हाई पेइंग क्लाइंट शुरू में मिलेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मे बी आपको थोड़ा सा अच्छा मिल जाए, आपका स्टार्ट $50 से हो जाए। अब मैं बताऊं कि अल्लाह का शुक्र है कि लाइक मेरा स्टार्ट $100 से हुआ था, उससे ज्यादा से हुआ था। तो मे बी आपको मिल जाए, पर उससे पहले भी मैंने लोकल लिख लिया हुआ था। पर आप हाई पेइंग को छोड़ दो, आप सिर्फ फोकस करो क्लाइंट लेने पे। छोटा भी मिल जाए ले लो, आपको एक्सपीरियंस आएगा, आप एक बार रमा हो जाएगा। अगर आपने फनल सीखनी हो तो रसल ब्रंसन मैं नाम ले जाता हूँ। लेकिन अभी ना जाना, आप लोग फंस जाओगे, आपको समझ नहीं आनी, क्योंकि आपकी कॉपी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये मैंने नाम लिख दिए, अगर आपने किसी ने फनल देखनी है तो रसल ब्रंसन, लाइक इज काइंड ऑफ किंग इन फनल मेकिंग। तो अगर किसी ने सीखनी हो। यार स्टार्ट किससे करो, मैं तो कहूंगा, मशवरा दूंगा, एड से करो और लैंडिंग पेज और वेब कॉपी से करो। ये तीन चीजें, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शुरू शुरू के लिए, ताकि आपको पैसे तो आना शुरू हो, उसके बाद आप फिर देख लो। एड इज लाइक एड तो चलनी है। और मैंने आपको बताया एक ब्रांड, मैं तो एक ब्रांड के लिए 4 एड लाजमी लिखता हूँ। लाइक उससे मैं कहता हूँ भाई टेस्टिंग मैंने करनी है तो मुझे 4 एड लिखनी चाहिए। तो आप खुद ही सोच लो 4 एड से क्या मतलब है। नहीं, बुक बुक पढ़ लो रसल ब्रंसन की, उसकी वीडियोस देख लो, मतलब मैंने आपको एक सोर्स बता दी है। उसकी बुक्स पढ़ लो, उसकी फॉर एग्जाम्पल वीडियोस देख लो, उसके सेमिनार अटेंड कर लो। डिफरेंस बिटवीन एड कॉपी एंड ईमेल मार्केटिंग, आप जो एड लिख रहे हो वो एड कॉपी है, ईमेल मार्केटिंग प्रॉपर सॉफ्टवेयर आएगा, ईमेल कॉपी उसकी ज्यादा होगी। तो वो दोनों एक डिफरेंट चीजें हैं। यार ये जो अशर का क्वेश्चन है, हाउ मच वन मंथली, यार इसका क्वेश्चन लाइक मैं नॉर्मली नहीं देता। मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैं 5 से 6 ऐड समझ लो या 4 ऐड लिखता हूँ ना, तो पर मेरा मंथ का मुझे टेंशन नहीं होती कि मैंने अब क्या करना है। पर मेरा एक बिजनेस नहीं है, जो बच्चे मेरे इंस्टाग्राम पे उनको पता है कि मेरी मेटावर्स की एजेंसी भी है, और उसके अलावा भी मेरी 2-3 चीजें हैं। तो डिफरेंट है सारा। यार राशिद, शुरू में मेरा मशवरा, ईमेल मार्केटिंग छोड़ दो यार, वो डिफरेंट चीज है। ईमेल कॉपी हो सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग ना सीखो। ईमेल कॉपी क्या, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, यस आप सारा सीखो, बट एट दिन, क्योंकि क्लाइंट कुछ भी आ सकता है, आपकी पसंद का हमेशा क्लाइंट नहीं आता, कुछ भी आ सकता है। आप लिखना सारा सीखो, फिर बाद में जब आपने अच्छा क्लाइंट कर लिया, 20-30 क्लाइंट को देख लिए काम करके, फिर देखो आपका रिजल्ट किससे अच्छा आ रहा है। जिससे आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जिस कॉपी से एड से अच्छा आ रहा है, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से आ रहा है किससे, तो उस पर स्केल करो फिर। नहीं नहीं यार, 4 एड्स के लिए प्राइस एक क्यों होगी, 4 एड तो 4 की प्राइस होगी। हाँ, एक मिनट, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मेक गुड कॉपी फॉर क्लाइंट्स। यार ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज पे, आप रोज कितना टाइम दे रहे हो एड्स पढ़ने में, लिखने में, सीखने में, फिर उस पर डिपेंड करता है। हर किसी के लिए डिफरेंट है। मे बी आपके लिए 2 मंथ हो, मे बी किसी के लिए 1 मंथ भी हो, मे बी किसी के लिए 6 मंथ हो। तो इट डज नॉट मैटर, मैं आपको टाइम नहीं बता सकता। या आपकी प्रैक्टिस है पढ़ने की, रोज लिखने की, उससे डिफरेंस पड़ेगा। और जिस तरह जैसे मैंने आपको बिग आइडिया सोचना बताया, उस तरीके से। यार ये शुएब और समीरा, ये मैंने अपनी मार्केट से लेने की जरूरत ही नहीं है यार, पीडीएफ पढ़ लो, कल ग्रुप में भी आई है। मैं ग्रुप में दोबारा किसी से कहूंगा वो रीशेयर कर देगा। कल ग्रुप में एक बच्चे ने भेजी है और एक मैंने भी भेजी है, और मैंने अपनी स्टोरी में भी लगाई हुई है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो सिर्फ लैपटॉप पे होती है। तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, बट आई विल ट्राई टू समराइज इट इनटू, एक दो दिन में मैं समराइज करके आपको भेज दूं जो मैंने आपको बताया। और अगर किसी बच्चे ने किया है तो नोट किया है तो प्लीज वो भेज दे, मेरा फिर काम आसान हो जाएगा, वरना फिर मैं आपको 1-2 दिन में कर दूँ।
यार हाउ मच टाइम, अब देखो पता है क्या है, बात का तो होता है, एक इंडस्ट्री होती है, कॉपीराइटर को पता होता है। जैसे मेरी जो ज्यादा एक्सपर्टीज है ना वो स्टार्टअप्स में है और इन्फो प्रोडक्ट में। लाइक मैं 24 घंटे में पूरी फनल बना सकता हूँ, सिंपल, पूरी फनल के कहाँ से बंदा जाएगा, क्या करेगा, ये वो सारी चीजें, तो मेरी उसमें एक्सपर्टीज है। लेकिन जैसे फिटनेस है, जो इन्फो प्रोडक्ट वाला आया था फिटनेस वाला, तो फिटनेस में मेरी इतनी तो एक्सपर्टीज थी क्योंकि मैंने खुद भी वेट लॉस किया हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे उसके लिए पढ़ने के लिए टाइम चाहिए था। तो मैंने पूरी स्टडी की, तो मुझे एटलीस्ट मैंने 2 दिन में 3 ऐड लिखी थी। तो डिपेंड करता है, बात का तो वो कहता है कि मुझे 1 दिन में चाहिए, पर नॉर्मली वो आप पे चलता है कि आप मुझे कब दे रहे हो। लेकिन 1-2 दिन में लाजमी देनी होती है, एक आधी तो दो ना, ताकि टेस्टिंग स्टार्ट हो। सैस कंपनी सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर के लिए, यार सैस के लिए आप ये कर सकते हो, उनकी एड लिख सकते हो, ठीक है, उनकी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। पर वही बात है, ईमेल मार्केटिंग में फिर आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, कॉपी सीखनी पड़ेगी, सीक्वेंसेस सीखने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए अगर आप कंटेंट राइटिंग में जाते हो कंटेंट लिख सकते हो, लेकिन अगर कॉपी राइटिंग जो हम बात करें उसमें ऐड लिख सकते हो, उनकी वेब कॉपी लिख सकते हो। सैस के लिए वेब कॉपी बहुत हाई डिमांड होती है, क्योंकि वो अक्सर अच्छे से लिखी नहीं जाती लोगों से। वेब कॉपी लिख सकते हो, लैंडिंग पेज वगैरह सीख सकते हो। यार ये ना, अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपनी, ये आप किस सेंस में पूछ रहे हो? प्रोडक्ट मतलब अपनी सर्विसेज के बारे में कह रहे हो कि मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ पहले दे दूं बाद में पैसे लूं, या किस सेंस में? या ई कॉमर्स रिलेटेड? क्योंकि दो मेरे साथ मतलब है। अच्छा, मतलब मैंने लिख दी है और मुझे उसके पैसे कब रिसीव होने चाहिए? यार मैं वो एक जनरल बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं आप क्लाइंट से पहले पैसे लो, ठीक है, पहले एडवांस लो, ये वो। मैं ये समझता हूँ, अगर नया क्लाइंट है ना, फॉर एग्जांपल मेरा ये थिंकिंग प्रोसेस है, अगर नया क्लाइंट है, अगर आप उसे पहले ही कह रहे हो ना भाई मुझे पहले पैसे दो मैं फिर काम करना शुरू करूंगा, तो वो कहेगा यार ये तो मतलब उसके लिए ये सेल्स वाला पर्सन हायर होगा, या उसे लगेगा यार इसको लालच है सिर्फ पैसों की। तो मैं कभी भी पहले पैसे नहीं मांगता। मेरे क्लाइंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशन बहुत अच्छे हैं। लाइक मैं उनके साथ प्रॉपर लाइक जैसे फैमिली वाला ऐसे इन्वॉल्व होता हूँ कि लाइक मुझे पता है फैमिली में क्या चल रही हूँ, तो इशू नहीं आता। मैं पहले पैसे नहीं लेता, मैं आपको बता रहा हूँ अपना। और मेरा थॉट प्रोसेस क्या वो, हाँ, अगर आपके क्लाइंट से बात अच्छी होगी है, सारा कुछ अच्छा जाता है, उसके बाद आप कह सकते हो यार मुझे पहले पैसे दो थोड़े। यार अगर तो अशर इंडियन बाहर का क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल वेस्ट का है, तो आप उसे कह सकते हो कि यार मुझे अपर पर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करो, तो वो सिंपल वहां से पे हो सकता है, वरना वाइज भी है कुछ भी है। मेन चीज है यार पहले क्लाइंट लो, पैसा पेमेंट मेथड भी आ जाता है, बंदा कर ही लेता है कुछ भी। अच्छा मैं कौन से यूज करता हूँ, मेरे जो क्लाइंट हैं अभी तक ज्यादातर मैं उसमें यूज करता हूँ पेयोनियर में। और अगर किसी क्लाइंट का पेयोनियर बनाने का नहीं दिल करता, तो अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एक चीज, लाइक उसमें अपवर्क पे वो ऑर्डर नहीं देता, वो सिर्फ आपको अपवर्क पे आएगा, एक चीज मैं उसे लिखूंगा, उसे रिक्वेस्ट भेजूंगा, वो एक्सेप्ट करेगा और पैसे समझो कट जाएंगे, सिंपल। ये सीन है, लेकिन पॉइंट नहीं ज्यादातर मैं ये बता रहा हूँ। यार ये देखो यही गलत चीज है सलमान, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, लोग इससे ना झूठ लिखते हैं, लिंक्डइन भरा पड़ा है बाय गॉड, लिंक्डइन पाकिस्तानी कॉपी राइटर या सोशल मीडिया मार्केटर से भरा पड़ा है, जिन्होंने झूठ लिखा हुआ है कि मैंने इसकी इतनी सेल्स इंक्रीज की, सारा झूठ है। और वो जो अच्छा क्लाइंट होता है ना, वैसे बंदों के साथ काम ही नहीं करता, पहले पूछता है मुझे प्रूफ दिखाओ कहाँ की है। तो ये झूठ नहीं बोलना सलमान के मैंने इंक्रीज की हुई। वैसे आपको क्लाइंट बताता है, लाइक मैं अपने क्लाइंट से लाजमी पूछता हूँ कि यार मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, ऐड कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मैंने उसके मुताबिक अगली ऐड लिखनी होती है कि सीटीआर बेहतर है या नहीं है, तो मुझे वहां से पता लग जाता है। लेकिन आपने जैसे कहना कि इंक्रीज, तो वो झूठ नहीं बोलना। यार फेक सैंपल ना करो, आपने फेक सैंपल कर भी लिया है तो जब ऐड लिखने की बारी आएगी आप क्या लिखोगे? अच्छा ठीक है, हाँ, जो ये एंटीन वाला सीन है ना, हाँ, बाहर की जो कंपनी ने कुछ भी ना उनको शो करना होता है, उन्होंने अपनी टैक्स में कि हमने फ्रीलांसर को ये पे किया है। सिंपल ही होता है, आप अपना बिजनेस अकाउंट बनाते हो,
बैंक में और बिजनेस अकाउंट की से डिटेल भेजती हूँ, फिर वो ऑटोमेटिकली उनके रिकॉर्ड में आ जाता है। तो अगर आपने फिर भी पेमेंट लेनी है तो आप उनसे कह सकते हो कि यार मुझे आप फिर बता दो कि आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट तरीका है। अब और किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, फिर इंशाल्लाह ताला बाकी ग्रुप में पूछ लीजिएगा। यार कॉपीराइटिंग की एजेंसी अगर आपने स्टार्ट करनी है, पहले तो आप क्लाइंट्स करो ना, पहले तो अपना फ्रीलांसिंग में नाम बनाओ। पहले फ्रीलांसिंग में क्लाइंट्स करो, उन्हें अच्छा रिजल्ट दो, तो उनको पैसे कमा के दो, सेल्स इंक्रीज करके दो, फिर एजेंसी के बारे में सोचना। अभी जो पहला स्टेप है वो ये कि काम करना और क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट, पहले उस पर फोकस करें। यार आप मुझे मेरी ई बुक पढ़ो, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि बेसिक क्या है। मुझे पता है कि अब ये जो बातें हैं, जिन्होंने बेसिक मेरी ई बुक पढ़ी है तो उनको तो थोड़ी समझ आ रही, मुझे पता है टफ है। तो आप मुझे मेरी ई बुक पढ़ो पहले, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप कर लेना। लर्निंग के, हाँ लर्निंग के साथ आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हो। लोकल क्लाइंट पकड़ लो या कोई फ्रीलांसर पकड़ लो, या उसे कहो कि यार अगर आपके पास फ्री में काम अगर है, मतलब आप अपना जो फॉर एग्जांपल लोड कम करना चाह रहे हो तो मुझे बता दो। तो ये हो सकता है। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि लर्निंग के साथ ही आप हंटिंग शुरू कर लो। ओके, सो मच फॉर कमिंग। बाकी अब किसी का भी इशू हो तो आप ग्रुप में बता देना, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज।